जो हम डिस्कशन करेंगे काफ़ी लोगों की इसमें हेल्प होगी और उनके जो सवाल हैं, उलझे हुए जो लोग हैं ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में, ट्रेडिंग में, उनके जो अनसुलझे सवाल हैं वो आंसर्ड होंगे। लक्ष्य जी, लेकिन कैसे क्लैरिटी आए कि कौन सा ऑप्शन करना है, कौन से वीकली करना है, मंथली करना है, स्टॉक ऑप्शन करना है, इंडेक्स ऑप्शन करना है? देखिए, पहली चीज़ तो मैंने ये क्लियर किया कि मेरे को लंबा नहीं बैठ, तो मैं आ गया तो 19-20 से आज तक कितना कमा चुके हो स्टॉक मार्केट से? लास्ट ईयर जो अपना था फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 4, तो उसका टोटल मेरा ब्रोकरेज था सीआर। स्कैल्पिंग तो हमें समझ आ गई कि एकदम मोमेंटम लिया जो और चीज मैंने निकल आपको गए। समझाई कैंडल का स्ट्रक्चर 5 मिनट में, वो चीज में 15 मिनट, क्योंकि जबकि हमने चार्ट दे के पुट बाय करी, तो ऐसा क्यों हुआ? हाँ, तो यहाँ पे रिसेंटली में आपको पता चला हुआ जो हमारे यहाँ के ऑप्शन। लक्ष्य जी, मेन प्रॉब्लम लोगों की क्या आती है कि उन्होंने एंट्री ले ली। जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आप एक बार एक प्रॉफिट देख लेते हैं, उसके बाद जब वो प्रॉफिट थोड़ा भी कम होता है तो आपको ये डर लगता है कि ये पूरा ही वैनिश ना हो जाए। तो उस पे आप कैसे वर्क करते हैं? मैंने क्या कहा, मेरी पूरी स्टोरी और मेरी सोच है अबाउट। नमस्कार दोस्तों। यूं ही नहीं कोई सुपर बन जाता। सुपर बनने के लिए करना पड़ता है बहुत ज़्यादा जद्दोजहद। अपने आप को प्रूव करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि हाँ, हम सुपरस्टार हैं। सुपर जिसके भी आगे लगा होता है, आप लोग समझ ही जाएं कि वो कहीं ना कहीं आदमी ने कुछ ना कुछ तो ऐसा अचीव किया होता है कि लोग उसे सुपर की उपाधि दे देते हैं। आज जो ट्रेडर हमारे बीच में आए हैं, उनका तो नाम ही सुपर ट्रेडर लक्ष्य है। आप सब लोग जानते हैं, आपके सबके चहीते हैं। आज इनसे हम जानेंगे ऑप्शन बाइंग के कुछ वो राज कि ये कैसे ऑप्शन बाय करते हैं, कैसे इतनी बड़ी बड़ी ह्यूज क्वांटिटीज़ करते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी मज़े की बात है कि इनका सिस्टम इतना सिंपल है कि एक बार मैं इनसे मिला तो इन्होंने मेरे से कहा कि सर, हम साउथ दिल्ली में कहीं मिल लेंगे। मैं वहाँ गया और पहुँचा तो ये वहीं सड़क की मुंडेर पे बैठे अपने दोनों फ़ोन से ट्रेड कर रहे थे। और जब मैंने इनका, सरोजनी नगर की बात है, और जब मैंने इनका प्रॉफ़िट देखा तो वो, मतलब मेरी तो आँखें ही नम हो गईं। तो ऐसे हैं हमारे प्यारे लक्ष्य भैया, और इस तरह से ये ट्रेड करते हैं। आइए इनसे ही जानते हैं कैसे ट्रेड करते हैं और क्या-क्या इनसाइट्स आज ये देने वाले हैं। तो वेलकम लक्ष्य, वेलकम टू आवर थैंक शो यू। डीप थैंक यू। टॉक्स। वेलकम लक्ष्य जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत दिन से ये पेंडिंग था और मेरा भी मन था आने का, लेकिन दिल्ली आना पड़ता है आप जी, लोग से जी, जी। मिलने के लिए। और आप लोग के साथ हम बैठे हैं, कई बार मिले हैं, जी। लेकिन डिस्कशन ऐसा पर्सनल वाला होता था, लेकिन जी, ऐसा जी। नहीं होता था कि जिससे कई लोगों की हेल्प हो सके, या बिल्कुल, हाँ, आपस में एक दूसरे से शेयर करते थे नॉलेज, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम बहुत सारे लोगों की मदद कर सकें। तो इससे आई होप जो हम डिस्कशन करेंगे बिल्कुल। काफ़ी लोगों की इसमें हेल्प होगी और उनके जो सवाल हैं, उलझे हुए जो लोग हैं ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में, ट्रेडिंग में, उनके जो अनसुलझे सवाल हैं वो आंसर्ड होंगे। तो लक्ष्य, ये मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि मैं तो ट्रेडिंग करता ही हूँ, आपको पता ही जी, है, लेकिन मैं सेलर हूँ। जी, और बहुत सारे लोग ना सीखने के बाद भी पैसा नहीं बना पा रहे। बिल्कुल, तो दैट डीप टॉक्स का मतलब है बातें गहराइयों की, बिल्कुल। बातें पैसों की। तो ये हमने जो अपना एक मुहिम शुरू करी डीप टॉक्स के नाम से, जी, इसमें हम ट्रेडर्स को भी इनवाइट करते हैं और हम किसी ऐसे भी व्यक्ति को इनवाइट करते हैं जिसने ज़िंदगी में कुछ करा है, बड़ा करा है। जी, क्योंकि आइडिया चाहिए सिर्फ़ एक। जी, वो आइडिया सड़क पे गोलगप्पे बेचने से भी मिल सकता है, बिल्कुल, सड़क पे पाव भाजी बेचने से भी मिल सकता है। बिल्कुल, एक कोई आदमी छोटी-सी इंडस्ट्री लगाए, उससे बड़ी इंडस्ट्री भी बन सकती है। बिल्कुल, तो सिर्फ़ एक आइडिया चाहिए लोगों को, और मैं बिल्कुल, वही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी तरीके से वो आइडिया लोगों तक पहुँचा सकूँ, चाहे वो ट्रेडिंग का हो, बिल्कुल, चाहे वो वैसे हो कि बिल्कुल, लोगों के पैसे बन जाएँ। ज़रूर। बस मेरा केंद्र जो है वो पैसा ही है, और हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आपसे भी आज जो हम पूछेंगे, जी, बिल्कुल मैं समझता हूँ इनसाइट चाहिए मुझे, बिल्कुल लोगों को मुझे बताना है कि ऑप्शन बाइंग में कैसे आप करोड़ों रुपए कमाते हो, जी। और कितने करोड़ कमा चुके हो, और कितने इस साल में कमाए हैं और पिछले साल कमाए हैं, उसका भी खुलासा लेना है मैंने। तो पूजा जी सवाल पूछेंगी आपसे पहले? शुरू करें लक्ष्य जी? बिल्कुल, बिल्कुल, शुरू करते हैं। लक्ष्य जी, पहले आप अपनी थोड़ी-सी जर्नी ब्रीफ कीजिए कि आप फ्रॉम अ मैकेनिकल इंजीनियर आई थिंक, तो आप वहाँ से आप कैसे एकदम ऑप्शंस पर आए? रादर शेयर मार्केट में आपने कैसे स्विच ओवर किया? और बीच में मैंने सुना है कुछ आपका फ़ौज से भी जी, जी, कुछ बिल्कुल, लगाव था, और बिल्कुल, शॉर्ट में बताऊँगा। हाँ, शॉर्ट और में ही सुनना है शॉर्ट में हमने। बताऊँगा और इसलिए भी बताऊँगा क्योंकि बहुत सारे लोग क्योंकि 5 करोड़ डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं मेरे जी, जी। लास्ट पॉडकास्ट के बाद। जी, जी, जी।
तो ये उम्मीद है कि इनमें से काफ़ी सारे लोग और ऑप्शन मैं में एक घुस चुके सेकंड हैं। पहले रोकूंगा और जी। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इनके पीछे बहुत दिनों से पड़ा हुआ था कि मुझे पॉडकास्ट करना है, पॉडकास्ट करना, और ये कह रहे थे मैं पॉडकास्ट में आता नहीं हूं। तो आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इन्होंने टाइम निकाला, ये अपने शहर सतना और इंदौर से हमारे पास आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बिल्कुल। मतलब आजकल तो पॉडकास्ट बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है और जी मैंने जी आखिरी किया था 2 साल पहले जी ऑलमोस्ट। तो मन था, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं मन के अंदर की, वो रोकती हैं आपको कि थोड़ी रुक जाओ, बाद में कर लेना। जी जी जी। लेकिन फिर फाइनली वो दिन आ चुका है कि सो मैं वी आर चीज़ें लकी फॉर बताऊँ। दैट। और आपका पहला है इनफैक्ट, जी सबसे पहले कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरी अगर जर्नी की बात करूँ, तो मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मतलब बिलो मिडिल क्लास थी हमारी फैमिली। फादर हमारे 4th ग्रेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और बहुत कम तनख्वाह में उन्होंने 2 बच्चों को पाला। तो मेरे भैया फिर आर्मी में हो गए और मेरा भी सपना था आर्मी में, लेकिन मेरा हो नहीं पा रहा था 12th के बाद। जो एनडीए, टीईएस एंट्रीज़ थी मैंने दिए, नहीं हुआ, रिटर्न ही नहीं हुआ। फिर मैं कॉलेज में चला गया, इंजीनियरिंग अच्छे नंबर से आया तो उसमें कॉलेज में मैकेनिकल ले ली मैंने। और एमपी का बड़ा फेमस कॉलेज है MITS ग्वालियर, मैंने वहाँ से पढ़ाई की है। बेसिकली मैं सतना मध्य प्रदेश से हूँ और सतना एक छोटा सा शहर है, आपका यूपी एमपी बॉर्डर है। जी जी। तो मेरी भाषा में कई कई बार लोगों को लगता है यूपी से हो क्या, तो मैं यूपी एमपी दोनों से हूँ, क्योंकि बॉर्डर से हैं थोड़ी। तो बेसिकली ये हमारा बैकग्राउंड था। उसके बाद इंजीनियरिंग में ग्वालियर आए और ग्वालियर में काफ़ी संघर्ष था, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में होने के बाद भी इंग्लिश अच्छी नहीं आती थी बोलने में। और प्रॉब्लम काफ़ी चैलेंजेस थे, पढ़ने में मन नहीं लगता था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी था, क्रिकेट में शुरू से। तो ये सब थी चैलेंजेस, लेकिन फिर भी घर वाले खर्च कर रहे थे पैसे, तो एक ज़िम्मेदारी के तहत मैंने कहा कि नहीं, कुछ तो करके जाना है, नाक नहीं कटवानी है, क्योंकि इतनी मेहनत करके। पता हमारे यहाँ केबल नहीं था। इंजीनियरिंग कॉलेज में सेकेंड ईयर में केबल लगा, जो आजकल नॉर्मल है, हमारे यहाँ था ही नहीं। तो हम लोग छत में चढ़ के तार काट के जोड़ के केबल देखते थे। जी न्यूज़ में नेटवर्क कार्टून जो आता था, WWF देख के बड़े खुश होते थे कि जी चलो जी। थोड़ा सा मिल गया। तो हम उस बैकग्राउंड से आए कि था ही नहीं। लेकिन फिर हो गया संघर्ष, जब पिताजी ने किया तो हमें भी करना है, तो हमने किया। कॉलेज में शुरू में 1-2 साल नहीं पढ़ पा रहे थे ढंग से, लेकिन लास्ट में खींचा और अच्छे नंबर से पास हुए। कैंपस में नहीं हो रहा था। 8-9 कंपनी में रिजेक्ट होने के बाद फिर फाइनली LNT में हुआ, जो आखिरी बड़ी कंपनी थी जो आई, और सब अच्छी कंपनी थी, काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड है, इंडिया की टॉप कंपनी, लार्सन एंड जी टुब्रो। जी। और उसमें होने के बाद मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि मैं उससे पहले 1.5 साल तक इंग्लिश कोचिंग करता था। जो मुझे आज भी यहाँ पे मैं जो बात कर पा रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस है। इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मन में इंग्लिश हिंदी आप जो बुलवा लो निकल आएगा। लेकिन मैं जिस बैकग्राउंड से आता था, वहाँ पे इंग्लिश निकलने के लिए 5 मिनट लगते हैं एक लाइन के लिए, क्योंकि पहले दिमाग में आएगा, फिर लिखेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर बोलेंगे। ऐसा हाल था। तो SSB, उसके बाद आर्मी में जाने का एक और तरीका है कि आप कॉलेज में एक US एंट्री होती है, उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया, पास किया। देश में सिर्फ 60 लोग होते हैं, UPSC करवाता है उसका एग्ज़ाम, जैसे आपका IAS है। और कहते हैं कि इट इज़ द टफेस्ट इंटरव्यू, इवन टफर देन IAS। बिकॉज IAS वाले को तो पता चल जाता है कि मैंने गलती कहाँ की, इसमें आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि 5 दिन के एग्ज़ाम में 40 टेस्ट होते हैं। साइकोलॉजी होती है, मेंटल एबिलिटी, प्लानिंग, वॉर प्लानिंग, सारी चीज़ें होती हैं, बहुत फिजिकल टास्क सारे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और फिर आपका जो इंटरव्यू लेते हैं, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, ये लेते हैं। तो ये सब चीज़ें थी। तो मेरे अंदर बहुत प्रेशर था कि होगा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मैं कैंपस में हो चुका था LNT में, उस कॉन्फिडेंस से गया और हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में SSB इलाहाबाद से क्लियर। और वहाँ का रिजेक्शन रेट और वहाँ सबसे ज्यादा रिजेक्शन है। रेट सबसे ज़्यादा है। इट इज़ कॉल्ड रिजेक्शन सेंटर। आई स्टिल रिमेंबर, इट वाज SSB 18 हाजी पीर या कुछ ऐसा नाम था, जो हमारा ब्लॉक था। बस उसके बाद तो 7वें आसमान पे, क्योंकि लगता था कि यार, क्योंकि टफेस्ट एग्जाम एंड टफेस्ट बोर्ड इलाहाबाद से निकालने के बाद। तो ये थी जर्नी। तो लेकिन ये फिर SSB में हुए तो आप फौज में मतलब SSB भर्ती में हो हो गए। गए, मतलब आप अब अफसर बनना ही तय है आपका, अब तो कर्नल ब्रिगेडियर तक जाओगे आप। क्या आपको वो डेजिग्नेशन मिल रही थी वहाँ स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में लेफ्टिनेंट से शुरू होता है। लेफ्टिनेंट से मिलती हाँ, है। आप अच्छा। IA में जाते हो, लेफ्टिनेंट शुरू होता है, और फिर कैप्टन बनते हो जल्दी, क्योंकि वो एंट्री जो होती है वो ग्रेजुएशन के बाद की है, तो आप अच्छा। कैप्टन जल्दी बनते हो। इट्स ऑल्सो कॉल्ड जैकपॉट एंट्री। ओके। फिर कैप्टन के बाद आपका वही जो नॉर्मल सीक्वेंस होता है। मेरे सारे जो भी साथ के मेरे फ्रेंड्स हैं, काफ़ी सारे हैं जो उस टाइम SSB में थे, और
तो सारे ऑलमोस्ट लेफ्टिनेंट तो कर्नल इसमें फिटनेस टेस्ट भी होता है, मतलब यस यस फिजिकल जो टेस्ट पहले होता है? 5 दिन में आपका काफ़ी कुछ हो जाता है फिजिकल एंड ऑल, फिर अच्छा, मेडिकल होता है, ओके, और मेडिकल में फिर काफ़ी सारे उसमें भी जी, जी, झंझट होते हैं। यस, तो ये चीज़ें हैं, तो ये हो गया। अब ये हो तो गया, बहुत अच्छा लगा कि यार सपना पूरा हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि जो आपको दिख रहा है आपका सपना, शायद वो आपकी डेस्टिनी नहीं है। डेस्टिनी कहीं और खींच रही है। हाथ में कहते हैं ना, हाथ में आया मुँह ना लगा। यस, तो कहते हैं कि आप आपके सामने हैं, लेकिन आप हासिल नहीं कर पाओगे। तो बस वैसे ही था मेरे लिए आर्मी। सब कुछ होने के बाद मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। मेरे भैया भी आर्मी में हैं, ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं आज के समय में। मेरे फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी लोग डिफेंस में हैं, आर्मी में हैं। तो फैमिली में ऑफिसर्स ही 2-3 हैं और काफ़ी अदर रैंक्स में लोग हैं। तो माहौल हमारे यहाँ फ़ौज को बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, और पूरी सोसाइटी में, इंडिया में। तो वो तो अंदर से है, अभी भी है, गए नहीं गए। फिर आगे मूव ऑन हो गए। बेसिकली कारण था, मम्मी बोलती थी कि दोनों बेटे चले जाएंगे तो फिर हमारा टेक केयर कौन करेगा। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है। एंड आई वॉज वेरी क्लोज टू माई मॉम। एंड तो मैंने कहा ठीक है, छोड़ो, आपने कह दिया, छोड़ो, आप प्राइवेट में आ जाते हैं। वही बोल रहे थे कि नौकरी अच्छी है वहाँ, बड़े शहर में रहोगे, अच्छा पैकेज है। मैंने छोड़ो, हटाओ, चलते हैं। तो एलएनटी की जॉब कहाँ पर थी आपकी? एलएनटी की हमारी स्टार्टिंग थी बड़ोदरा। बड़ौदा, अच्छा, मतलब ट्रेनिंग हमारी विशाखापट्टनम में हुई थी, इंडो जर्मन इंस्टीट्यूट है वहाँ पे। फिर उसके बाद बड़ोदरा में था मैं, और फिर उसके बाद बैंगलोर। फिर बैंगलोर में ही रहा मैं, और फिर वहाँ से शुरू होती है कहानी। मतलब वो जो दौरा दौरा वो जो टाइम था, उसी टाइम पे शुरू होती है शेयर बाज़ार की कहानी। एक्चुअली कॉलेज में हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, वो ट्रेडिंग करते थे। उनको देखता था मैं, 5,000 रुपये अचानक से कमा लिए, 8,000 कमा लिए। मैंने कहा यार 8,000 रुपये, पापा भेजते ही 1,800 रुपये, सही है यार। और उस टाइम नोकिया का फ़ोन 6600, वो लेके घूमे, और हम लेके घूमे वो टिंग टोंग, आवाज़ें निकले उसमें 7 तरह की। ठीक है, एक बार आजा आजा वाला गाना बजे वो। उस टाइम था नहीं, कोई और गाने बजते थे, हाँ, टिंग 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 ऐसे करके। तो हम कहे यार बताओ, पैसा तो है। तो माइंड में आ गया था कि यार ये है, पैसा है। और जब बैंगलोर गए तो तुरंत एक फ्रेंड ने मेरे को बताया कि भाई ये है, मैं करता हूँ। तो मैंने 5,000 से शुरू किया। आई थिंक पहला शेयर था DLF या HDIL, आई थिंक DLF था शायद। तो पहले बार 600 रुपये मैंने कमाए, इंट्राडे में लिया, कुछ मार्जिन चलता था उस टाइम 5x 10x। तो 5,000 का 50,000 का लिया, और कुछ कमा लिए 600 रुपये। दोस्तों को पार्टी वार्टी दिया, और चलो मेरी तरफ से आज चाट फुल्की खिलाता हूँ बैंगलोर की। सबको खिलाया पिलाया, अगले दिन लॉस हो गया। मैंने कहा यार ये तो बड़ी ख़राब चीज़ है। अब खिला तो दिया, वापस तो नहीं ले सकते, नुकसान हो गया। तो ये थी शुरुआत। दैट वाज द फर्स्ट ट्रेड। आई स्टिल रिमेंबर, बैंगलोर में BTM लेआउट जगह है, वहाँ पे मैं रहता था। हम लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं, हाँ वाह, चलो चलो चलो, अरे पीछे क्या रहेगा, चलो चलो, सबको मैं आज पार्टी दे रहा हूँ। 20-20 रुपये खिलाना है, क्या टेंशन है, 600 रुपये कमाई है। खिला पिला के भी 5-6 दोस्त थे, 100-150 खर्च होगा। और अगले दिन मुंह लटकाए बैठा हूँ अकेले। वो दोस्त पूछ रहे हैं और आज कितने कमाए, आज नहीं ले चलेगा। अब ऐसा होने लगा कि जिस दिन गवाऊं और ये छेड़े, कितना कमाया कितना कमाया। तो एक चीज तो आज समझ में आती है कि जो शुरू में नहीं करनी चाहिए ना, प्रॉफिट शेयर करो, क्योंकि जब लॉस होगा शेयर कर नहीं पाओगे, और लोग छेड़ेंगे शुरू में। वो पूछना है, वो पूछ रहे हैं, लेकिन वो तुम्हें लगेगा छेड़ रहे हैं, और तुम्हें वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। वो लर्निंग सबसे पहली ट्रेड के बाद शुरुआती 1 महीने में जो आप गलतियां करते हो ना, वो आपको बहुत बाद में समझ में आती है, और वो आप पे एक प्रेशर डालती है कि आपको परफॉर्म अच्छा करना है। और वही एक चीज़ होती है जो हम जब प्रॉफिट शेयर करते हैं पब्लिक में, सोशल मीडिया में, वो भी प्रेशर ही डालता है। यस, मैंने रिसेंटली में बंद कर दिया शेयर करना, बिकॉज आई रियलाइज्ड कि किसको दिखा रहा हूँ मैं। मेरा पैसा मैं खर्च करूंगा, मैं भारत सरकार को टैक्स दूंगा, लॉस होगा तो मेरा होगा, सब कुछ मेरा, सुख मेरा, दुख मेरा। सामने वाले को इम्प्रेस करूंगा तो जो आज वाह वाह करेगा, कल वो आह आह करते मारेगा भी फिर। तो क्यों करना है। तो मैं एक चीज रियलाइज हुआ कि इफ यू हैव मनी यू कैन एंजॉय इट। परमिशन तो लेने नहीं जाओगे सारे फॉलोअर्स की, दोस्तों आज मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, ले लूँ, नहीं। तो डोंट शो ऑफ। ये पहला लेसन मेरे को शुरू में मिल गया। फिर जर्नी बड़ी लंबी थी। ऑप्शन में आए 2011-12 में, निफ्टी चलता था। उससे पहले मैं स्टॉक ऑप्शन करता था, IPO के पीछे भागता था, मेरे को दौड़ लगाता था, जैसे ही खुला उसी दिन लॉन्च होता था रॉकेट की तरह। तो उसमें पैसे वैसे कमाए। मतलब 2012-13 में एक दिन में 20-20, 25-25 हज़ार मैंने कमाए हैं, जबकि उस टाइम मेरी जो सैलरी थी आई थिंक वो 30 के आस 25 या 30 के आसपास थी। तो एक दिन में 25 हज़ार,
आई स्टार्टेड सीइंग बिग मनी दैट टाइम 2012-13। लेकिन कहते हैं ना कि ज्ञान इधर पैसा इधर, तो वो क्या होगा, ज्ञान बढ़ा लो नहीं तो पैसा ज्ञान के लेवल पे आ जाएगा। लोग क्या सोचते हैं, ज्ञान यहीं रखो, धनाधन ट्रेड करो, तो जो पैसा बढ़ रहा है वो तुम्हारा नहीं बढ़ रहा, ब्रोकर का बढ़ रहा है, भारत सरकार को फायदा हो रहा है, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, तुम अपने आप को अंदर से खोखला कर रहे हो, तो छोड़ ही दो या फिर इसको इम्प्रूव करने पे फोकस करो। ये चीज़ समझ में आ गई थी। तो बस यहीं से ऑप्शन करते करते 2014-15 तक में ठीक ठाक करने लगे थे। कन्विक्शन अच्छा था, उसको नॉलेज कहना गलत बात होगी कि लग रहा है कि ये ऐसा हो जाएगा। प्राइस एक्शन या कुछ ऐसा पता ही नहीं था, प्राइस एक्शन क्या होता है पता ही नहीं था, स्कैल्पिंग क्या होती है पता ही नहीं था, इंडिकेटर क्या होता है। 2014-15 में कहाँ कुछ था। एक साइट थी अपनी रेडिफ और मनी कंट्रोल, दो ही साइट थी। अब मनी कंट्रोल के वो फोरम होते थे, वहाँ पे एक गुरु बन जाता था, बाकी सब चेले बताओ बताओ बताओ, वो नाम ले ले शेयर का तो सब पूछने लगते थे गिरेगा उठेगा गिरेगा उठेगा, बस यही था और कुछ था ही नहीं। देयर वॉज नो सोशल मीडिया लाइक आज है। आज तो हर आदमी गुरु है और चेले कम पड़ रहे हैं, हायर करने पड़ रहे हैं लोगों को, Yes. है ना। तो प्रॉब्लम इज दैट कि nobody is looking to become the real shishya. Everybody wants to become a good guru, which is not possible until you are a good shishya of this market. तो इस मार्केट का एक चेला बनना पड़ेगा, और वो दौर 6 महीने नहीं होगा, 3 महीने नहीं होगा, वो सालों का होगा। अगर कोई बोले कि आर्मी की ट्रेनिंग 3 साल में या 2 साल में होती है तो 2 साल लगेंगे, नहीं तोप को हटा दो, जंग तो लड़नी नहीं है, बंदूकें हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, कट्टा हाँ इंक्लूड कर लो क्योंकि आजकल तो लोकल कट्टे ही चलते हैं, ठीक है इसको हटा दो, ऐसा तो नहीं करेंगे। वो सिखाना तो सारा पड़ेगा ना, क्योंकि भाई सामने वाला जिस लेवल का है उस लेवल का तुम्हें होना पड़ेगा। आज के ऑप्शन ट्रेडिंग में लड़ाई जिससे है वो 5-5 हज़ार लोग एक भारी सॉफ्टवेयर और एल्गो बना के बैठे हैं, उनसे आप लड़ने जा रहे हो। एक वो लेके, वो जैसे मिथुन की एक वो फोटो वायरल होती है ना, साइकिल के पीछे से बंदूक चला रहा होता है, बस वही है। ये साइकिल आप सोच रहे हो बुलेट प्रूफ जैकेट है। तो ये सिचुएशन हमारी थी, हम नहीं सुधरे। क्या हुआ फिर 2015 में अच्छा पैसा बनाया, मान लीजिए आपकी 5-6 लाख रुपए से 35 लाख रुपए गया मैं, जबकि वो 6 नहीं थे, वो 12 थे, 12 से 6, 6 से 6-7 से 35। अब लगने लगा राजा है, नौकरी में थे तो चाल बदल गई, बॉस को चाल अच्छी ना लगी कि हमारा नीचे वाला ऐसे कैसे चल रहा है। तो एक दिन पूछ लिया लेट क्यों आते हो, हमने कह दिया ट्रैफिक रहता है तो क्या उड़ के आऊँ, ऐसे नहीं चलेगा। तो मैंने बोली कैसे चलेगा, तो बोला टाइम से आना पड़ेगा नहीं तो छोड़ दो, तो बोले छोड़ देंगे। तो बोला पक्का, मैंने कहा हाँ छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है, पैसे तो 35 लाख रुपए मजाक है, पैकेज है कितना 7-8 लाख, अच्छा 7-8 उस लाख टाइम पहुंच गया। 15-16 में 7-8 Okay. लाख पहुंच गया था, आई थिंक 90 हज़ार कुछ इन हैंड थी, तो तने हुए जाते थे बिल्कुल। अब उसने बोला छोड़ दो, हमने कहा हाँ ठीक है देख लेंगे। उसने एचआर को मेल कर दिया, इनडिसिप्लिन ये वो, एचआर ने मेरे को मेल कर दिया, वी हैव रिसीव्ड समथिंग फ्रॉम योर मैनेजर समथिंग, तो इट सीम्स यू हैव शोन इंटरेस्ट टू लीव द कुछ ऐसे करके, एंड वी हैव इनिशिएटेड, सो यू कैन रिलीव, यू विल बी रिलीव्ड इन 1 मंथ। मैंने कहा है ये कहाँ से, ये कब हो गया, मतलब दिल्ली में तो ये रोज होता है। एक्चुअली माइंड में ये था ना, पूरे साल मेहनत करने पे इतने पैसे आ रहे हैं और यहाँ हमने इतने 1 महीने में नहीं कमा लिए। लेकिन नौकरी है, जा रही है, मतलब गर्लफ्रेंड जब तक नहीं जाती तो बोलती हाँ छोड़ देना, मैं भी छोड़ दूंगा, हाँ ठीक है। जिस दिन जाती है उस दिन पता चलता है अरे चली गई क्या, अरे फोन उठाओ, तो दैट इज हाउ इट इज। अरे गई क्या नौकरी, अब मैं नहीं आऊँगा, फ्री की कॉफ़ी नहीं मिलेगी यहाँ पे, देख लो एक बार मशीन कहाँ है वो जिसमें रोज कॉफ़ी पीता था। यही लगता है ना कि वो चीज़ें, वो टेबल, वो कुर्सी सब छिन गई। तो यही हुआ अचानक से 2-3 दिन में रफा दफा। उसी टाइम पे मेरे को थोड़ी इंजरी भी हो गई थी पाँव में, तो मेरे को भी माइंड मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगा था, तो मैंने भी कहा ठीक है यार जो है पैसे हैं। लेकिन हुआ क्या, उसी 10 दिन के अंदर वो 35 में से 5-6 लाख चले गए। और होता क्या है ना, कॉन्फिडेंस और शेक हो गया। हाँ वो थोड़ा सा डाउट होने लगा मेरे को। और आई रिमेम्बर दैट वाज द टाइम व्हेन निफ्टी वाज 7700, 77-75 बीच में चल रहा था, और 77 से ब्रेकआउट करने की फिराक में था 8100 9400 तक गया था। हाँ क्योंकि मोदी जी आए थे तो बड़ी रैली आई 6200 थी था। वीकली टाइम फ्रेम की, 6200 था जिस दिन मोदी जी आए थे 2014 हाँ तो में, 74 गया था, और फिर 94 तक वो गया था, फिर उसके बाद दोबारा 6000 आ गया राइट। था। तो 74
पक्का टॉप बनाया था इलेक्शन वाले दिन, उसके Yes. बाद 74-72 के बीच में रहा और फिर 74 पार करके 77-78 बहुत दिन था जी जी और 8000 के ऊपर जब ब्रेकआउट हुआ है तब तो सीधे 91 या 94 तक गया था। गया है। तो वो टाइम था। तो मैंने क्या किया था, एग्जैक्टली उसी टाइम पे मैंने पोजिशनल ट्रेड ली थी और तब महीने की एक्सपायरी होती थी। जी जी तो आखिरी के आपने ले लिया मान लो एक्सपायरी वीक के पहले वाले वीक में, और मैंने निफ्टी लिया हुआ था। और वो निफ्टी में क्या हुआ, देखिए हम ये एक चीज़ सिखाता है जो आज लोग गलती कर रहे होंगे। मुझे लगा यार मार्केट उठना है, उठना चाहिए, उठना चाहिए, उठना चाहिए, उठना चाहिए। कन्फर्मेशन नहीं था, सेटअप था। सेटअप और कन्फर्मेशन में फ़र्क है। सेटअप है कि यहाँ से बाउंस आता है, कन्फर्मेशन है कि बाउंस आने लगा। तब हम सेटअप पे खेल जाते थे, मतलब वो छोटा सा दिया जला, अरे हाँ देखो देखो देखो। तो हुआ क्या वहाँ पे गलती कि मैंने वहाँ पे बैंक निफ्टी था, सॉरी निफ्टी मैंने वहाँ कैरी कर ली। महीने की पोजीशन थी एक हफ्ते पहले, और वो धीरे 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 क्या करता है, मार्केट हमेशा उठने के पहले वीक हैंड्स को निकालता है, गिरने के पहले भी सेम करता है। उठने के पहले जो होता है उसको अपन एक्यूमुलेशन कहते हैं, ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में झटके जो पड़ते हैं वो आपको ऊपर साइड ग्रीन झटके मारेगा, लेकिन वो ग्रीन झटके के बाद फॉलोअप नहीं आएगा। एक्यूमुलेशन रैली के पहले जो होता है उसमें आपके रेड झटके मारता है, लेकिन उसके बाद फॉलोअप नहीं आता। सेम चीज़ हो रही थी, माइंड में था, कन्विक्शन था, लेकिन ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, कुछ ज्ञान नहीं था, किसी कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो हमें लगा यार धोखा दे रहा है यार, कहीं गिर गया तो जो पैसे चले जाएंगे। मैंने 90 या 110 रुपये का प्रीमियम था, वो गिरते गिरते 60-65 चल रहा था। मेरे पास अच्छी क्वांटिटी थी, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक 25,000 कुछ ऐसी अच्छी खासी क्वांटिटी थी। और वो अगले 3 दिन में, इट वॉज मंडे, और मंडे को मैं 2:30 बजे वो पोजीशन बुक कर लिया। देखिए अभी तक सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जॉब चली गई है, घर आके बैठे हुए हैं, बिग शॉट देख रहे हैं, तमाशा मूवी देख रहे हैं कि वो कर जो तेरा मन है और कहाँ पड़ा है मालिक के पीछे जी हुजूर करते। ठीक है, माइंड में चल रहा है कि क्या होगा, आर या पार की लड़ाई है। मंडे को हिम्मत हार के मैंने पोजीशन बुक कर ली और ट्यूसडे से फटा हुआ। ट्यूसडे 100 पॉइंट निफ्टी, 3 दिन में 8100, 77 से 8100 means almost 400 point in 3 days, which is how much, almost 1.5 5%. 5% रैली में that 60 rupees premium went to 400. Now here I am thinking, अगर मैंने इसको होल्ड कर लिया होता, 25 लाख रुपए लगाए थे, 15 लाख 14 लाख में बुक, 15-16 लाख कुछ ऐसे बुक किया था मैंने, लॉस बुक किया था, इट वॉज अ लॉस 110 का कुछ ना, 1 करोड़ पे होता मैं। और पता नहीं उस समय मेरे को दिमाग में ऐसा लगने लगा था कि 1 करोड़ तो आ ही गया, क्योंकि 30-35 लाख रुपए 2015-16 में, इट वॉज अ बिग थिंग इन ट्रेडिंग। तो जीरोधा यूज्ड टू ऑर्गेनाइज वन कंपटीशन इन, एक कुछ था उनका 4-5 प्लैनेट के नेम पे, आई यूज्ड टू बी थर्ड इन दैट, एंड समबडी टोल्ड मी दैट निखिल वाज फर्स्ट वन। वो भी ट्रेड करता था, निखिल कामत, हियर आई एम टेकिंग हिज नेम because I don't care what he thinks or not, but I was there in third. But उस कंपटीशन में, कंपटीशन देखिए आप पे प्रेशर डालता है, मानिए बात, आपको दिखावा जो है ना, वो आपको रियल ट्रेडर नहीं बनने देगा कभी। दैट्स व्हाई और वो बहुत मुश्किल है कि आप दिखाओ ना भाई। इंडियन सोसाइटी दिखाना तो सबको, भाई कार आई तो लोग क्यों निकालते हैं, चमका निकाल जाए सामने से, कीचड़ मारते हुए सबके ऊपर बड़ी गाड़ी है फॉर्च्यूनर दिल्ली में। तो इस तरीके से दिखावा करने का शौक, प्रॉफिट भी सेम था, और वहीं पे सब गड़बड़ होने लगा, क्योंकि मुझे लगा आई वॉज इन 350% प्रॉफिट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आई वॉज सेकेंड और थर्ड, एंड आई थॉट कि अब तो मैं टॉप बन ही जाऊंगा। बट किस चीज़ का रेस था, किसी चीज़ का नहीं था। क्या कर लेता अगर मैं फर्स्ट आ जाता, एट द एंड जो पैसा अकाउंट में है वही मेरे को खुशी देने वाला था। लेकिन ये रेस के कारण मैंने, माइंड कहते हैं ना खराब होता है, चीज़ें बिगड़ने लगी। वहाँ पे मैंने वो मिस कर दी रैली मिस करने के बाद फिर मैंने उसको शॉर्ट करना शुरू किया 79.50 पे। अब वो तो भाई रैली, जब वीकली टाइम फ्रेम की रैली थी वो, क्योंकि मैं उस टाइम RSI फॉलो करने लगा था 6 महीने से, तो मुझे थोड़ा आइडिया लग रहा था कि RSI अभी ओवरसोल्ड 30-32 चल रहा था शायद वीकली में, वहाँ से पलटा था। तो मैंने कहा अब ये कुछ नहीं तो 60-65 तो जाएगा, और तब तक ये, और डेली में भी पलटा था। तो मैंने कहा कि ये अब ओवरबॉट होके ही मानेगा, क्योंकि काफ़ी कंसोलिडेशन था ना। मैं तो उस कंसोलिडेशन का ही शिकार हुआ ना, जब वो झटके मार रहा था लेकिन जा नहीं रहा था।
और जस्ट जैसे ही मैं निकला, मुझे लग रहा था मेरा ही इंतजार कर रहा था निकलने का, जो बहुत सारे लोग सोचते हैं। ऐसा अक्सर होता है। ऐसा अक्सर होता है सब ऑप्शन बायर के साथ। यही ऑप्शन बायर का किसी भी स्टॉक में ऐसा होता है। और उसने जो पैसे दिए, तो उस फियर ऑफ मिसिंग आउट में मिस्ड आउट अपॉर्चुनिटी ने मुझे रिवेंज करवाया, एंड देन आई इवेंचुअली केम डाउन टू 8 to 9 लाख इन फ्यू डेज, और आई थिंक 1 or 2 weeks, 3 weeks। मतलब 35 लाख से 8 लाख पे आ गए 8 लाख पे और आ गए। नौकरी भी नहीं है। नौकरी भी नहीं। 25 लाख पे थे जब फाइट शुरू हुई, जब वो बाय किया, और फाइट करने में नहीं, उसी का लॉस हो गया था आई थिंक कुछ 17-18 ऐसे, और निकले थे 14 में, और लड़ते लड़ते आ गए थे 8 पे। और ये सब हम ऑप्शन बाइंग ही कर रहे सब थे, ऑप्शन बाइंग निफ्टी। कर रहे हैं, निफ्टी कर रहे हैं, और उसी अगले 15 दिन के अंदर कर रहे हैं, और नौकरी जा चुकी है। तो उस वक्त आप बड़ौदा रह रहे थे? नहीं, उस समय बैंगलोर में था। बेंगलोर रह बैंगलोर रहे में थे, था। एल में? नहीं, एल&टी नहीं, एल&टी के बाद वाली कंपनी। ये अच्छा। 2016 की बात है ना। तो आई वाज इन ए कंपनी, फ्रेंच कंपनी थी वो, फ्रांस की कंपनी थी, और उस 35 लाख के जस्ट हफ्ते 10 दिन पहले मैं फ्रांस में लियोन करके जगह है, वहां से लौटा था ऑन साइट से, कुछ 15-20 दिन रह के। तो वहां से आया था, तो मतलब करियर में मैं बुरा नहीं कर रहा था जो मैं ट्रेडिंग में आया। कई लोग सोचते हैं ना इनके पास कुछ करने को नहीं था तो ट्रेडिंग में आ गए। मेरी उस टाइम 2016 में मेरी 95,000 की तनख्वाह थी, मतलब सैलरी आती थी, एंड आई वॉज वेरी गुड इन माई काम, आई वॉज वेरी एफिशिएंट। मतलब मैं 2 घंटे में वो काम करता था जो बाकी लोग 8 में करते थे, लेकिन मेरा दिल नहीं था वहाँ पे। और मैं दिल की सुनने वाला इंसान, मैं वो बोलता हूँ जो मेरे को सही लगता है, वो नहीं जो लोगों को सुनना है, क्योंकि लोगों को सुनना तो मीठा है और सच तो कड़वा होता है, तो बोलना तो वही है ना जो सच है। तो मेरा हमेशा से, बॉस को भी यही बोल देता था, उसको भी बुरा लग जाए। मतलब कहते हैं ना कि एक आदमी होता है जिसकी बातें सबको बुरी लगती है, क्योंकि वो झूठ बोल ही नहीं सकता, वो मलाई वो कहते हैं ना बटर लगा ही नहीं सकता। तो मैं नहीं लगाता था। तो इस तरीके से फिर उसके बाद में जो जॉबलेस वाला फेस था, इट वाज 8 months, 8 to 10 नहीं 8, क्योंकि फिर ऑफर लेटर आते और ज्वाइन होते होते भी टाइम लगता है। आई थिंक 8 से 9-10 महीने लग गए मेरे को। पैसे नहीं है, 8 लाख रुपए रॉकेट की स्पीड से जाने लगे, बिकॉज अब मैं 8 से 35 को सोच रहा हूँ कि रिकवर डबल कर लूँ या कुछ निकाल लूँ। एंड आई रिमेंबर 2-2 ढाई लाख की प्रॉफिट अनरियलाइज्ड होते थे, मैं बुक नहीं करता था, क्योंकि माइंड में अगर पैसे की खुशी या पैसे का दुख नहीं था ना, हम पैशन के लिए ट्रेडिंग कर रहे थे, तो लगता था 2.5 क्या 3 हो जाए तो बुक कर लूंगा, 4 हो जाए तो बुक कर लूंगा। इस सब चक्कर में मोस्टली ज़्यादातर मुझे लगता है डैमेज हुआ। फिर उसके बाद जब 8 महीने नौकरी नहीं थी, उसी बीच में मैंने अपना वो स्टॉल खोला बैंगलोर में, बीटीएम लेआउट में। स्टॉल जो लोग नहीं जानते, रेड़ी ठेला अलग अलग नाम है। स्टॉल जो आजकल कोने में लगा के कोई ऑमलेट बेचता है, कोई पोहा बेचता है, कोई कचौरी समोसे बेचता है। हम लोग हाँ पोहा बेचते थे, एमपी के जो पोहे होते हैं, और अच्छा लोगों का रिस्पांस था, सब अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि इट्स नॉट दैट ईजी। अगर इस तरीके के बिजनेस में आपके पास कैपिटल चाहिए, बैकअप मनी हमारे पास था नहीं। हमने उसी से जो किया करते करते 1-1.5 साल चला पाए, और 1-1.5 साल चलाते चलाते मेरी गाड़ी बिक गई, टीवी बिक गई, घर में कुछ नहीं बचा था, बस एक गद्दा, तकिया और एक टेबल जिस पे टीवी रखी रहती थी, बस यही बचा था। एंड आफ्टर सो मच ऑफ सक्सेस इन करियर, सब कुछ करने के बाद मैंने 2010-11 में मैं यूएस गया था। 2013, 14, 15 मैं डेनमार्क जा चुका हूँ, मैड्रिड जा चुका हूँ, एम्स्टर्डम जा चुका हूँ। 2016 में फ्रांस में लियोन जा चुका हूँ। ये सब करने के बाद लोग बोलेंगे अरे करियर तो धांसुरा होगा, लेकिन कहते हैं ना कि दिल की सुनना है तो दिल भी काफ़ी परेशान करता है। तो परेशानी जो किया ना 2016 के बाद, बहुत ज़्यादा किया, 1.5 साल 2 साल दिक्कतें पैसे की नहीं है, किसी से बता नहीं सकते। आप किससे बताओगे, बताओ। आप ये बताओगे आप समोसा बेच रहे हो बैंगलोर में, वो सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैनेजर हो या टीम लीड हो, नहीं बता सकते। आप पैसे मांगोगे तो वो 4 लोग को बताएगा वो मुझसे पैसे मांग रहा था, तो लोग सोचेंगे अरे ये तो कमाता था। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, एक आदमी को बताओ 10 आदमी बोलेंगे। यस। इस डर से क्या करें, कहाँ जाए, दम घुट रहा है। और तब तक 2013 में मैंने पहला लोन लिया था एक ज़मीन के लिए, लेने खरीदने के लिए। उस लोन से ज़्यादा लोन ले लिया था मैंने कहा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रेडिंग हो जाएगा,
जो एक ट्रेडर की सोच है ना कि थोड़ा सा मिल जाए कैपिटल तो मैं कमाल कर दूं। उस थोड़े के बाद हेलो सर टॉप अप लोन लेंगे, अरे बिल्कुल आइए, चाय नाश्ता भी कराएंगे, डॉक्यूमेंट लेके जाइए, टॉप अप टॉप अप टॉप अप। 12-14 हज़ार की EMI थी शुरू में। उस 14 हज़ार की EMI को 2016-17 तक में मैं 80-85 हज़ार कर चुका था। EMI को। यस। और इनिशियल लोन जब मेरी कितना जॉब था? गई है, जब मेरी जॉब गई है, मेरे पास वो जो बताया मैंने 6 लाख 7 लाख कुछ 8 लाख बचे थे। मेरी जॉब जब गई है तो मेरे पास EMI 85,000 का था, सेविंग केवल 6-7 लाख कुछ थी, किराया था, सब कुछ था। और तब तक में क्या होता क्या है ना कि ये जो क्रेडिट का जो डिफ़ॉल्ट आप होने का शुरुआत करते हो सिस्टम, इसमें गैप्स छूट जाते हैं। क्रेडिट कार्ड का 2 मिस हो गया, 1 लोन का मिस है, एक वो होता है। क्योंकि जब आप ऑलरेडी इतने टाइट चल रहे हो और ट्रेडिंग छोड़ नहीं पा रहे हो, ट्रेडिंग में पैसा घुसा हुआ है, बोले भाई पैसा है? बोले हाँ है। कहाँ? डीमैट में। बैंक में नहीं होता लोगों के पास पैसा, डीमैट में होता है। डीमैट जैसे वो पर्सन का। भाई ज़िंदगी तो डीमैट से नहीं जी पाओगे ना। वो गलतियां मैंने बहुत की। मैं अपने ज़रूरत के लिए पैसा साइड में नहीं रखता था। तो लक्ष्य ये 35,000 प्लस से कितने 35 माइनस, लाख प्लस। 35 लाख। 35 लाख प्लस से हम कितने माइनस में आ गए? हम माइनस में आ चुके हैं करीब 40 से 50 के बीच में। आई थिंक 45-46 कुछ होगा जिसकी 80,000 की EMI भी जा EMI। रही है। और EMI एक्चुअली कम होती, लेकिन क्योंकि अब बैंकिंग में बता रहा हूँ क्या क्या चलता है। मेरे को एक ही टाइम पे 2 बैंकों से लोन दिलवा दिया उसने। कि सिविल जब अपडेट होएगा तो दोनों का एक साथ हो यस। जाएगा। अब ट्रेडर की भूख इतनी होती है ना, बोलता अरे सब चलेगा भाई, तू दे, बस तू ले आ तू पैसा। ले आ पैसा, कल मार्केट गिरेगा डबल करूंगा, सारे लोन क्लोज। यही होता है ना। बस हो गया सत्यानाश वहीं पे। अब यहाँ पे चाय बना रहे हैं, प्लेटें उठा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन मार्केट में कुछ हो जाए। 20-25 हज़ार रुपये अकाउंट में है तो उससे कुछ ट्रेड कर लेते हैं कि क्योंकि कितना भी पैसा आता क्योंकि था, स्टॉल खोल लो या जो मर्जी खोल लो, वो 500 रुपये से कीड़ा ज़्यादा नहीं आता। कीड़ा तो भाई साहब ट्रेडर का रहता ही है। नहीं, पैसा भी नहीं बन रहा। क्योंकि स्टॉल खोल के तभी आप पैसा कमा पाओगे जब आप खुद ही बनाने वाले हो, खुद ही बेचने वाले हो, आदमी नहीं रखे हों तब। भाई सैलरी आज के समय में 12-15 हज़ार से कम तो कोई मांगता ही नहीं है। और सुना है बैंगलोर में IT वालों को भी 15 ही मिलता है। और उड़ीसा से कुक आते हैं बहुत सारे बैंगलोर में हर साल, वहाँ उनको भी उतना ही मिलता है। ये हालत है आज के समय पढ़ाई की। लोग बोलते हैं हमें तो पढ़ाई करनी है और यही प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे गलतियाँ यही हैं कि हम लोगों ने जो पैसे की वैल्यू नहीं समझी, वो मेरे को फिर इस दुकान ने समझाई। 200 रुपये बच रहे, 150 रुपये बच रहे, 100 रुपये बच रहे। बीच में दुकानें अगर ये लोग छुट्टी पे चले गए तो तीसरा आदमी ढूंढो। सुबह वो उठे उससे पहले हम उठे हैं, वो लाड साहब बने हुए हैं, हम फ़ोन कर रहे हैं भाई साहब उठ गए क्या? बोले अरे यार आज नींद लग गई थी कल थोड़ा सा। क्या सब झेलना पड़ेगा उनको। यहाँ पे कंधों पे बैठा के हनुमान जी बन के चलता था मैं, दोनों अपने जो 2 आदमी रखे हुए थे। क्या करें? और नौकरी भी नहीं मिल रही है, इंटरव्यू भी देने जाना है। इंटरव्यू देने जाना भैया प्याज लेते आना रास्ते से। गया हूँ इंटरव्यू देने, वहाँ से लौट रहा हूँ 5 किलो का प्याज सब्जी मंडी से लेके, मडी वाला के पास बेंगलोर में। ये सब नाम इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज वहाँ पर रगड़ा खाया है। इसके यहाँ जा रहे हैं, पूछ रहे हैं आलू किसकी सस्ती, बोले अरे हाँ तुम मेरे आना में पक्का। ये कर रहा हूँ मैं 5-6 देश घूमने के बाद 2016, 17, 18। तो लक्ष्य फिर ये मुफलसी के दौर से जी और ये मद्दी के दौर से लक्ष्य से सुपर ट्रेडर लक्ष्य का सफर जो है वो कैसे चालू हुआ? तो या यहाँ पे उसमें कहाँ वो जो हम ऐसे नीचे जा रहे थे वो कर वैसे करके ऊपर कैसे उठा? देखिए फिर अगेन सबसे पहली बात है कोशिश करता रहा, कुछ ना कुछ करता रहा। कई लोग क्या है ना, कुछ नहीं करने वाले कुछ करने वाले पे हमेशा उंगली उठाते हैं। तो जब मैं ये फोकस कर रहा था कि मैं अपनी दुकान चला लूँ, तो लोग बोले क्या ये सब कर रहे हो, क्या वो सब, उंगली उठाने वाले। ठीक है, कोई बोले तुम ये क्यों बेच रहे हो, वो क्यों बेच रहे हो। कोई बोल रहा है अरे दुकान ले लो, फरमाइशें। मैंने कहा इतने पैसे होते तो ये करता क्या मैं। बेंगलोर में 50,000 रुपये रेंट है, 10 गुना पगड़ी है। इतने पैसे ही होते तो मैं कर्जा पटा के नौकरी वापस से ज्वाइन करता ना।
यहाँ पे समोसे बेच रहा होता। खाना डिलीवर किया मैंने मोहल्ले में। हमने फिर सोचा कि यार और पैसे कुछ आ जाएं, तो टिफ़िन लगाया। आप बताओ, टिफ़िन 100 रुपए का है, कितना बचता है एक आदमी को? 5 रुपए, 10 रुपए। दिन में 2 टिफ़िन लेगा, कितना बचेगा? 20 रुपए। 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट बुक नहीं करता था, और 20 रुपए के लिए मैं टिफ़िन देने जा रहा हूँ। मेरे को कुछ चीज़ें मैच नहीं हो रही थी। समय समय की बात है। कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे कि ये चल क्या रहा है। तो लक्ष्य, मैं ये समझना चाहूँगा कि ये जो लक्ष्य इन डेट था, जिसमें कि 35 लाख प्लस से 40-50 लाख लॉस में, और आज करोड़ों का मुनाफा जी। और ये लक्ष्य से सुपर ट्रेडर लक्ष्य की जो जर्नी है, ये कैसे और कब शुरू हुई, और ऐसा क्या दिमाग में मतलब आइडिया आ गया, या ऐसी कौन सी बूटी मिल गई कि जो लॉस और डेट वाला लक्ष्य था उसका लक्ष्य ही कुछ ऊपर हो गया? सर कहते हैं ना कि जब पैसे की वैल्यू 10-20 रुपए वाली आप समझोगे ना, तभी आप हज़ारों की इज्जत करोगे, और जब हज़ारों वाली समझोगे तो लाखों की करोगे। जी, जी। और आपको भी याद होगा, आज से 2018-19 में हज़ारों का प्रॉफिट 50,000 1 लाख का कोई अगर सोशल मीडिया में दिख जाए, बड़ी बात होती बड़ी थी। बात होती थी। फिर वो 10-20 लाख वाला आया 2020 में, 21 में ट्रेंड, फिर आज के समय करोड़ों चल रहा है। बदला कुछ नहीं है। पर लक्ष्य, मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस को एक चीज़ कहना जी। चाहूँगा कि केवल प्रॉफिट देख के अपने आप को मत कोसिए या अपने आप को कंचोटिए कि भैया हम नहीं कमा पा रहे। सारे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ 90% फर्जी 90% हैं। बिल्कुल सही बात। 10% जेन्युइन भी हैं, लेकिन वो उस जेन्युइन को समझ पाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। और दूसरा, हर आदमी को अब तक ये लगता रहा, जब मुझे भी लगता रहा, अरे लक्ष्य तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप लक्ष्य की पीछे की स्टोरी पे जानेंगे तो आंसू निकल आएंगे कि समोसे भी बेचता था, स्टॉल भी लगाया है। तो इट इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन। शुरू करो लक्ष्य भाई तुम। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ थी कि मेरे पास जो कर्जा था उसे पटाना था मुझे, और मैं बार बार कोशिश करता था। 2018 में, 17 में जब दुकान भी चल रही थी ना, तब भी मैं स्कैल्पिंग शुरू कर चुका था, और तब मैं समझ गया था कि यार मैं लंबा बैठता जो हूँ ना, और क्योंकि देखिए, लंबा बैठने की आदत हमारी पड़ी थी, क्योंकि हम मंथली एक्सपायरी करते थे। और मंथली एक्सपायरी में होता क्या था कि अगर आपने मिड ऑफ द मंथ कोई ऑप्शन लिया है, तो वो इस एक हफ्ते में डिके होता था, लेकिन लास्ट के एक हफ्ते जो एक्सपायरी वाला होता था, उसमें कुछ बड़ा मूवमेंट आता था ना, तो बहुत बनता था। मतलब 10 गुना 15 गुना रियली में बनता था उस टाइम पे। आज की तरह नहीं है कि हर दिन एक्सपायरी बना दी है, पूरे मार्केट को खिचड़ी कर रखा है। लिटरली मैं बताऊं, आज के समय का मार्केट सबसे टफ इसलिए है क्योंकि इतनी एक्सपायरीज हैं। जो लिक्विडिटी कॉन्सेंट्रेशन है वो पूरा तितर बितर हो चुका है। अगर आपका लिक्विडिटी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स 3 पे आ जाए ना, मैं अभी भी कह रहा हूं मार्केट नॉर्मल हो जाए, लेकिन बिग प्लेयर्स नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि रिटेलर की खिचड़ी में ही उनका फायदा है। तो ये चीज पहले समझनी पड़ेगी, आज के मार्केट में क्या अलग हो गया है। रिटेलर कंफ्यूज है ना, रोज एक्सपायरी है, उसे समझ ही नहीं आ रही। करें क्या? मंथली खेलें, वीकली अब खेलें, लोग निफ्टी मुझे खेलें, ये खेलें। लोग मुझे बेवकूफ नहीं, सुपर बेवकूफ और कुछ इंग्लिश हिंदी के वर्ड भी बोलते हैं कि क्या भाई यार, ये तो सिर्फ बैंक निफ्टी ही करता है। लेकिन मैंने आज तक, मुझसे आप पूछोगे कि आज के दिन कौन सी एक्सपायरी है, मुझे ये भी नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है बुधवार को बैंक निफ्टी और बृहस्पतिवार को निफ्टी। तो लक्ष्य जी, लेकिन कैसे क्लैरिटी आए कि कौन सा ऑप्शन करना है, कौन से वीकली करना है, मंथली करना है, स्टॉक ऑप्शन करना है, इंडेक्स ऑप्शन करना है? देखिए, पहली चीज तो मैंने ये क्लियर किया कि मेरे को लंबा नहीं बैठना है, तो मैं आ गया स्कैल्पिंग पे। छोटा मूव पकड़ना है, क्वांटिटी जो है 50,000 रुपए है, तो 50,000 रुपए में अगर 100 रुपए का प्रीमियम, 5,000 क्वांटिटी आएगा, 5,000 आएगा, 500 आएगा, 500 आएगा, आई थिंक, 500 आएगा। क्योंकि अभी मैं 1000 में ट्रेड करता हूँ, तो मुझे 100 वाली क्वांटिटी का कैलकुलेशन नहीं समझ आती। तो आप 500 तो आप कितना मूव पकड़ोगे? अगर आपको 5,000 बनाना है, आप कितना पकड़ोगे? आप निकल जाओगे 10-15 रुपए में, ठीक है। मेरा पॉइंट ये है कि मैं वो करने लगा जो मैं सोचता था कि मैं करूंगा। हर आदमी यहाँ सोच रहा है कि मुझे 2,000 ना चाहिए। कौन? मैं बता रहा हूँ, सारे मुंह से बोलते हैं कि मुझे मैं तो 2,000 मिल जाए, मैं तो खुश हूँ। फिर क्यों लगे हुए हो पूरे दिन? ये मैं अपने आप से पूछता था, भाई तुझे 2,000 रुपए, 200 रुपए नहीं मिल रहे हैं स्टॉल में, सुबह 7 बजे से लेके रात के 11 बजे क्लोजिंग तक बैठे हो, बंद करके, कहीं पुलिस वाले आ गए, कहीं ट्रैफिक वाले उगाही कर रहे हैं, सब परेशान कर रहे हैं 200 रुपए के लिए। एक बटन दबाई, दूसरी बटन पे निकले, 2,000 रुपए आ गए, फिर भी खुशी नहीं है। तो जाओ करो वही कर रहे थे जो। ये सवाल जिस दिन अपने आप से पूछने लगा ना, उस दिन समझ में आया कि यार रोज अपने आप को ना
रोज अपने आप को थप्पड़ मारने चाहिए जब जब ये हरकत करें, और ये हरकतें ही हैं खराब। तो मैंने कहा नहीं यार, अब ये मैं नहीं करूंगा भाई। मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं कितना रोया होऊंगा अंदर अंदर, आप मानोगे नहीं कि इतना अच्छा करियर, मतलब सोशल रिस्पेक्ट टोटली चली जाती है यार। और मैं बताऊं, मैंने घर में जब पहली बार पता चला, क्योंकि आप कैसे कितने दिन छुपाओगे, कितने दिन ड्रामा कर लोगे कि आप एवरीथिंग इज ओके। मैं नहीं कर पाया यार, बहुत किया मैंने। 2013-14 से मैं कर्ज में धीरे धीरे जाना शुरू हुआ। मैं 2018-19 तक हिम्मत हार, 5 साल बहुत होते हैं। थैंक गॉड कि मेरे पास जॉब थी। और जब वो 8 महीने जॉब गई ना, तो टूट गया, पूरा सिस्टम टूट गया। क्योंकि जॉब, कई लोग यहाँ सोचते हैं ना मैं फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता हूँ, भाई गलती से भी मत करना। जब तक 1 करोड़ रुपए एफडी नहीं हो ना, गलती से भी नौकरी मत छोड़ना फॉर ट्रेडिंग। नौकरी है तो कम से कम जो आज है वो है स्थिति, स्थिति को बिगाड़ो मत। और लोग सोचते हैं, लोग क्या है ना, स्टेटस को होता है, चल रहा है चल रहा है, वो बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी चल रहा है। स्टेटस को बुरा भी हो सकता है, स्टेटस को अच्छा भी हो सकता है, स्टेटस को ओके ओके भी हो सकता है। स्टेटस को लोगों को अच्छा नहीं लगता, चुलबुली मचती है ना। ट्रेडर को भी, अरे यार कमा तो लिया है, थोड़ी फिर भी हो जाए, यही होता है ना वो चुलबुली। स्टेटस को में रहना सीखो, इवन इफ इट इज हर्टिंग। वो दर्द कर रहा है ना, दर्द कर रहा है, तोड़ के अलग तो नहीं कर दिया तुम्हें, क्या पता उससे ज्यादा दर्द, तुम्हें पता है उससे ज्यादा दर्द नहीं होता, हाँ होता, हो सकता है। तो डरो, इट्स इंपॉर्टेंट टू बी अफ्रेड ऑफ व्हाट कैन टर्न आउट टू बी बैड। तो मेरा ये पॉइंट था कि मैं वो वर्स्ट नहीं चाहता था, क्योंकि मैं वर्स्ट में था, आई वॉज ऑलरेडी इन हेल। मैं नहीं चाहता था और बिगड़े। तो 2018-19 में मैंने स्कैल्पिंग शुरू की। मैंने 10,000 से कई बार 1.5 लाख 2 लाख तक स्कैल्प कर करके गया। कैसे करता था, सुबह एक मूव पकड़ा, दोपहर में 2 बजे 3 बजे एक मूव पकड़ा, बस। क्योंकि सुबह का मार्केट एक मोमेंटम रहता है, शाम का क्लोजिंग में कुछ एक मोमेंटम रहता है, और बीच में ब्रेक होता है। वो ब्रेक क्या करता है, आपके माइंड को उस कबड्डी से बाहर निकाल के थोड़ा सा शांत करता है कि हाँ अब फ्रेश माइंड से मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। अच्छा कुछ नहीं हो रहा, छोड़ दो। कुछ हो रहा है, ले लो। कितना चाहिए अपने को, 100 का प्रीमियम 105 ही तो चाहिए ना। ऐसे जाता है, ऐसे देखो आप तो। लेकिन हम बोलते हैं कि हमें 100 से 105 चाहिए, करते हैं डबल हो जाए यार, डबल हो जाए, यही करते हैं ना। वो मैंने बिल्कुल मैं, आप मानोगे नहीं कितने, मतलब 2018-19 से मैंने आदतें ये बदलना शुरू की, और 2020 में जाके ये आदत बदली है कुछ हद तक, विच स्टार्टेड गिविंग मी मनी एंड रिजल्ट्स। 2019 में मैंने एक स्कैल्पिंग का वीडियो बनाया था, 19-20 में 60,000 से 14 लाख का। दैट वॉज द लॉन्गेस्ट एंड द बेस्ट स्ट्रीक आई हैड। स्ट्रीक कहते हैं ना, 40 दिन की स्ट्रीक, 60,000 से 14 लाख। कई लोग वो वीडियो देखा लोगों ने, यूट्यूब पे है। 60,000 से 14 लाख मैंने कैसे बनाए, 40 दिन में, 40 दिन में ये किया मैंने। इसी, लेकिन वो नहीं जानते कि इससे पहले, ये 2020 की बात, लेकिन इससे पहले मैंने 100 बार ट्राई किया। ये मेरे पास 5,000 रुपए थे एक बार ट्रेडिंग को, मैंने 5 से 18,000 गया था। 5 से 18 लोग बोलेंगे क्या बड़ी बात है, लेकिन वो 5 से 18, 10 से 80, 20 से 1,80,000, एक बार 35 से 380, इसको लोग गिनेंगे नहीं। लेकिन ये छोटी छोटी जंगें मैंने लड़ी थी इससे पहले, तब जाके ये हुआ। और 60,000 से 14 लाख की तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि और बहुत क्या बात कर दी तुमने, कैसे किया होगा, क्या स्कैल्पिंग थी, क्या, मैंने वीडियो बनाया, देख सकते हैं लोग। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हर उस छोटी से स्कैल्पिंग वाली जर्नी में, स्ट्रीक में, मैंने सेम चीज़ की। कभी जल्दी फेल हुआ, कभी लेट फेल हुआ। फेल कहाँ होता था, एक्सपायरी के दिन मैं, यार लग रहा है 100 का प्रीमियम में कर देते हैं गलती। एक्सपायरी के दिन मैंने ज़्यादातर में आग लगाई। मैंने सबसे पहले बंद किया कि एक्सपायरी के दिन ट्रेड ही नहीं करता था मैं, बंद, टोटल बंद, करना ही नहीं एक्सपायरी के दिन। आज भी ज्यादातर ट्रेडर एक्सपायरी के दिन बर्बाद होते हैं, और जब रोज एक्सपायरी है तो सारे बर्बाद होते हैं ना। तो ये सीक्रेट तो मुझे 4 साल पहले पता चल गया था कि मैं बर्बाद एक्सपायरी के दिन होता हूं। तो सरकार ने कहा रोज एक्सपायरी लो ना, बचना ही नहीं, तुमको बचना ही नहीं देंगे। और अगर 1 पर्सन लूजेज अनदर पर्सन विन्स, हु इज द पर्सन हु इज विनिंग, द बिग गाय, जिसके पास रिसोर्स है। ये ना सीखना चाहता है, इसको सब कुछ फोकट का चाहिए, इसको बटन दबाने वाला भी एक आदमी चाहिए। इसको कोई एल्गो बोलता है तो बोलता है हाँ बढ़िया बढ़िया, हाँ ऑटोमेटिक पैसा बनता है, हाँ बटन दबा दो। क्योंकि इसको अपने आप में चेंज लाना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन मैंने ये समझा है, आज भी और आज से 500 साल बाद भी, अगर वो ट्रेडर अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है तो उसका बनाया हुआ एल्गो भी फेल है। क्योंकि एन एल्गो विदाउट एन इमोशन विल नॉट बी एबल टू बीट एल्गो विथ एन इमोशन, with a person behind it.
ये आज भी होगा, 500 साल बाद भी होगा, कोई नहीं बदल सकता इसको। तो लक्ष्य कोई ऐसी स्ट्रेटजी हमारे ऑडियंस को दो जो कि अगर कोई 5,000, 10,000, 50,000 या 2 लाख 5 लाख से भी कर रहा है और ऑप्शन बाइंग कर रहा है, तो वो कुछ पैसे बना पाए। मतलब थोड़ी सी कुछ ऐसा गाइडेंस दे दो या कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बता दो कि ये जो लोग बेचारे लॉस में हैं, और सेबी भी कह रहा है कि 90% लोग लॉस करते हैं। अब तो जब हम वो खोलते हैं अपना ट्रेडिंग पहले ही अकाउंट, आता तो है। एक वो भी आता है कि 9 आउट ऑफ आई 10। अंडरस्टैंड, हाँ, मैं आई समझ अंडरस्टैंड, सकता हूँ हाँ। आपके दर्द को। समझ ही सकते हैं समझ ही सकते हैं। हाँ, देखिए क्योंकि मेरा क्योंकि देखिए जी, इसमें आपने एक बात बिल्कुल सही बोली है, और इस चीज़ को मैं भी हमेशा एम्फसाइज करता हूँ कि जब मैं अपने परेशानी की स्टेज में था, तो सिर्फ एक चीज़ ने मुझे बचाया, वो थी मेरी एजुकेशन। दूसरा, मैं क्योंकि सेलर था तो मैं हेज करके चलता था। मैं आज भी, आप मुझसे ये कह दो ना कि ये मेरे को लग रहा है बैंक निफ्टी यूँ जाएगी, तो मैं बैंक निफ्टी तो आपके कहने से खरीद लूँगा यूँ, लेकिन मैं नीचे की पुट ज़रूर खरीदूँगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे को पूरे दिन में या पूरे महीने में या पूरे हफ्ते में लॉस कितना हो सकता है। अगर मैं उस गेज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, मैं ट्रेड ही नहीं लेता, चाहे वो कोई भी कह दे। सही है, तो ये मेरी लर्निंग है। बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम में ये सारी ऑडियंस जो है ये लर्न नहीं करना चाहते। ये बिल्कुल। सिर्फ ये चाहते हैं, लक्ष्य भाई तुम्हारा कोई प्रीमियम ग्रुप है तो बता दो यार, तुम बता दो, तुम ट्रेड दे दो, तुम कहाँ बाय करते हो हमें भी सिखा दो, और खुद अगर एल्गो सीखना। है तो वो भी बता दो जो हाँ, अपने आप कर दे, बस अपने आप कर दे, मेरे को मत बदलने को बोलो। हाँ। तो दोस्तों, ये एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, समय के साथ बदलाव ज़रूरी है। लक्ष्य की जो हम एक पिक्चर देखते हैं उसके पीछे बहुत संघर्ष है, या किसी भी ट्रेडर की आप लोग देखते हैं तो वो एक संघर्ष से ऊपर आता है। कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं होता कि बस उसने पैसे डाले और वो पैसे का मनी प्लांट बन जाए। बहुत इक्का-दुक्का कुछ है भी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो किस्मत सबकी नहीं होती। मतलब आप 1 लाख में अगर 2 लोग पैसे बना लिए तो वो चीज़ तो यस। यू कैन नॉट रिपीट इट, इट्स लाइक लक फॉर्च्यून। लक्ष्य जी, आप ये बताइए, जो अभी आपसे दीपक ने पूछा उसमें मैं एक ऐड ऑन और करना चाहती हूँ। आपने इतना लॉस लिया, उसके बाद आपने हिम्मत दिखाई और आपने अपने आप को प्रूफ किया और आप प्रॉफिट में आ गए। बहुत लोग ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर लॉस के बाद इतना नहीं कर पाते कि ऑप्शन बाइंग में मान लीजिए उन्होंने अपनी पूरी कैपिटल वाइप ऑफ कर दी है, तो डू यू सजेस्ट देम टू टेक अ लोन फ्रॉम समवेयर एंड कम इनटू ऑप्शन बाइंग, या उन्हें करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हमारे पास बहुत कमेंट्स आते हैं कि भाई हमारे पास 10 लाख रुपए थे, ऑलरेडी हम सब खत्म कर चुके हैं, तो हमें दोबारा से अपने आप को प्रॉफिट में लाना है, तो क्या उन्हें दोबारा मार्केट में आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए, इसका सवाल मैं जो हमेशा देता हूँ, मैंने कई बार इस पे रील भी बनाई है। लोग सोचते हैं कि अगर 10 लाख का लॉस है या 50 लाख का है या 1 करोड़ का है। मैं सही बताऊँ, जब मेरा जब लॉस था 45-48 लाख का, मेरी सारी सेविंग, लोन, पीएफ सब कुछ मैं उड़ा चुका था, ठीक है। मैं अपने आप को यही समझाया, मेरे पास एक एक्सेल शीट थी, मैं बना के रखा था कि अगर 10,000 रुपये से हर दिन मैं 2% बुक करूंगा तो 60 दिन में कितना बुक करूंगा। अगर हर दिन वो 2% को 3 कर दूं तो कितना हो जाएगा, 4 कर दूं तो 5 कर दूं तो 6 कर दूं तो। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग, जो हम किताबों में पढ़ते हैं। मैंने इस शीट को 2017 में बनाया था। आज लोग कंपाउंडिंग पे ज्ञान देते हैं, वॉरेन बफेट की कोट्स तो तब भी फेमस थी, लेकिन ये चीज़ अपने आप को तपा के, परेशान कर के, गरीबी में डाल के, प्रॉब्लम में डाल के मैंने उस टाइम पे बनाया, क्योंकि मैं अपने आप को, मैं किसी और के लिए नहीं बनाया था ये शीट, मैं अपने लिए बनाया था। मुझे बिलीफ हो गया ना, तभी मैं सुधरूंगा। कई लोग सोचते हैं कि मैं उन्हें बिलीफ दूं या आप उन्हें बिलीफ दो कि वो सुधर जाएं और वो अच्छी ट्रेड करने लगे। बिलीफ तो खुद से आएगा ना, अपने दर्द, अपनी समस्या, अपनी सिचुएशन से झेल के आएगा ना। कोई बोल रहा है 10 लाख 50 लाख लॉस में है, मैं सिंपल अपने आप को ये समझाता था कि अगर मैं 5,000 रुपए से 10,000 नहीं बना सकता तो वो भूल जाओ वो 50 लाख। और कहते हैं ना कि क्रिकेट, आपने देखा होगा कि जो मैचेस होते हैं, मैचेस के पहले एक दिन पहले क्रिकेट प्रैक्टिस होती है, उसी ग्राउंड पे, उसी मैदान पे लोग छक्का मारने की प्रैक्टिस करते हैं, चौके मारने की करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि मेन मैच में वो गलतियां ना करें। तो लोग 5,000 10,000 से क्यों बड़े गेम की तैयारी क्यों नहीं करते? मैं कह रहा हूं, लोग आज जो बोल रहे हैं ना कि मेरा 20 लाख का लॉस है, मैं लिख के देता हूं, अगर वो नहीं सुधरेगा तो वो 20 का 30 हुआ है। और ज्यादातर लोगों के जो लॉस 20-20 लाख के हैं, उनका लॉस शुरू में सिर्फ 1 लाख था। उस 1 लाख के दर्द में, रिकवरी में, रिवेंज में उन्होंने 20 लाख पहुंचाया है। बिल्कुल। वो 20 लाख कभी होता नहीं,
क्योंकि वो रिवेंज ऐसी चीज है ना, वो आपको सोचने समझने की क्षमता आपकी गायब कर देती है। मैंने रिवेंज लेना छोड़ दिया था जब मैं स्कैल्पिंग ये चीजें कर रहा था ना। मैंने कुछ चीजें फिक्स कर दी थी, एक्सपायरी के दिन नहीं करना है, बड़े प्रीमियम को ट्रेड करना है, और आपको सिंपल है कि स्कैल्प करना है, 1 ट्रेड 2 ट्रेड, उसके बाद देखना भी नहीं है। कई लोग बोलते हैं मैं देख रहा हूँ ट्रेड, मैं देख रहा हूँ मार्केट में, ट्रेड नहीं करूंगा, मैं देख रहा हूँ। वो तुम देख रहे हो तो वो खींच लेगा तुमको अंदर, वो इनवाइट करेगा ही करेगा। मार्केट इनवाइट्स यू। रेड ग्रीन रेड, अच्छा रेड, अगर आप सोच रहे हो कि रेड में पुट गिरने ही वाला है ना, वो रेड देख के घुस जाओगे, फिर वो ग्रीन मार देगा। हो रहा है, आज हो रहा है। आज हम बात कर रहे हैं अगस्त में, ये हो रहा है मार्केट में। आज का मार्केट तो टोटली मैनिपुलेटेड है बाय द बिग गाइज यूजिंग द स्टॉक्स। तो मेरा मानना यह है कि अनटिल एंड अनलेस उनको खुद वो नहीं समझ में आएगा कि छोटे पैसे से हम नेट प्रैक्टिस कर लें, खूब कर लें, कितना करना है कर लें। लॉस रिकवरी का भी सेम सिस्टम है और पैसे बनाने का भी सेम सिस्टम है। मैं आपको बता दूं, जब मैं 25 लाख माइनस में था, 40 जो भी था मेरा लॉस, में सिर्फ 25 बचा था मेरा पीएनएल, क्योंकि मैं देखता था। लेकिन जब मैं लास्ट फेज में आया ना रिकवरी के, 25 से मैं कब प्लस में आया मैंने देखा भी नहीं था, क्योंकि बाय दैट टाइम आई वॉज सो इन्वॉल्व इन फोकस्ड इन प्रोसेस। ये आया मुंह पकड़ा, ये मुंह पकड़ा, ठीक है, कल क्या होगा, ये होगा, अच्छा हाँ कल एक्सपायरी नहीं है, ये करते हैं, हाँ सुबह अगर गैप अप हुआ शॉर्ट करेंगे, इसके बाद छोड़ देंगे। मैं इतना इन्वॉल्व हो गया था कि फ्रॉम -25 आई ओनली सॉ इट व्हेन इट वाज +15-20। तो स्कैल्पिंग में आप क्या करते थे और कैसे करते थे? क्या सिस्टम है? सिस्टम सिस्टम क्या? बताओ सिस्टम अपना। सिंपल सिस्टम बताता हूँ। बेसिक टेक्निकल इंडिकेटर्स समझाना यहाँ थोड़ा मुश्किल होगा छोटे में, शॉर्ट में, लेकिन सिंपल है। मार्केट विल ऑलवेज ट्राई टू शो यू ए ब्लफ्ड मूव, मतलब मार्केट आपको हमेशा एक गलत मूव देगा सही मूव के पहले। ठीक है, पहली चीज ये समझो, सही मूव बाद में आता है। अब आज के समय में अगर मार्केट को उठना है, सबको बड़ा मूव चाहिए, मुझे भी बड़ा मूव चाहिए, लेकिन मैंने क्या कहा, मैं स्कैल्पर हूं। तो मैं क्या करता था, एनालिसिस जब कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं यार ये 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट के कैंडल लगाया, ऊपर नीचे कर रही, तो कहीं जा ही नहीं रहा। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि इन कैंडल के स्ट्रक्चर में बड़े कैंडल कौन से बन रहे हैं। भाई देखो, आप देखना 5-5 मिनट के जो कैंडल है उनके साइज देखना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा बड़े कैंडल कौन से बन रहे हैं। और बड़े कैंडल का अगला कैंडल बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ये ऊपर नीचे हो रहा है, अगर एक बड़ा सा रेड मारा या ग्रीन मारा, उसका अगला बड़ा सा रेड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बड़ा ग्रीन रिटेलर का था, उसके अगले कैंडल में उन्होंने ठोक दिया, उसे फंसा लिया। अगली बार जब ऐसे ही बड़ा आएगा, उसमें भी आप देखोगे सेम स्ट्रक्चर। अगर 2 बार ऐसी चीज रिपीट हुई, मतलब कोई उठा के फंसाना चाह रहा है। वो ग्रीन कैंडल दिखा के बोल रहा है आओ, जो हम देखते हैं ना, मैं तो देख रहा हूं यार मार्केट, अरे ग्रीन आया ले लिया, अरे रेड आ गया फंस गया। वो आपको 2 बार 3 बार फंसा के फिर फाइनली एक कैंडल मार देगा। वो 15 से 20 मिनट 30 मिनट में वो कैंडल आ जाता है। मैं क्या करने लगा, मैं इंतजार करने लगा। तो 5 मिनट के कैंडल्स जब आप लगाते हो तो आप हमेशा देखो कि कैंडल का अगला कैंडल क्या बन रहा है, अगर वो बड़ा, और बड़ा कौन सा बन रहा है। और अगर दोनों बड़े बन रहे हैं, तो दोनों अगर बड़े बन रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब है अगर दोनों बड़े बन रहे हैं तो उसके बाद जब ये पूरा फाइट खत्म होगा रेड ग्रीन का, उसके बाद जिस तरफ भी ब्रेकआउट होगा 5 मिनट में, आप एक रेंज मिल जाएगी। आप मान लो कम से कम 100 पॉइंट 150 पॉइंट बैंक निफ्टी और 50 पॉइंट निफ्टी हिलता है। मैं 50 पॉइंट छोड़ो, मैं ये देख के स्कैल्प करता था छोटे से पैसे के लिए, 100 का प्रीमियम 104 105। जब मुझे ये पता चल गया कि ये 100 पॉइंट मूव होने वाला है, तो 5 रुपए तो देके जाएगा ना। 5 रुपए में आपके तो एक्सपेंसेस 5 निकल जाते थे? क्यों नहीं निकलते थे? 50 पैसे 80 पैसे टोटल एक्सपेंस होते हैं। आज थोड़े महंगे हो गए होंगे, 1 रुपए हो गए होंगे, लेकिन निकल जाते हैं। देखिए, एक्सपेंस के बारे में, ब्रोकरेज के बारे में मैं कभी नहीं सोचता था। मैं सिर्फ ये सोचता था अगर 100 की चीज़ में 105 में बेच रहा हूँ तो मुनाफे में हूँ, घर में कुछ आ रहा है, वो 200 रुपये समोसे बेच के जो आते थे उससे ज़्यादा आ रहा है, और अब मैं खुश हूँ, क्योंकि अगर 2-2 हज़ार मैंने हर दिन बनाए तो मेरी एक्सेल शीट कहती है कि एक दिन मैं लाखों में खेलूंगा वापस से। सिंपल सिस्टम। तो सबसे बड़ा जो अब तक का लॉस है लक्ष्य, वो कितना है, और सबसे बड़ा प्रॉफिट कितना है जो स्क्रीन पे दिखा है? सबसे बड़ा प्रॉफिट 2 करोड़ का था, और सबसे जो बड़ा अभी लॉस बजट वाले दिन हुआ है? पहले भी हुआ है इससे। अच्छा, इससे पहले भी हुआ और है। सबसे बड़ा लॉस आई थिंक 90 लाख का। अच्छा, वो आई थिंक कोई चुनाव या पहले की बात है। तो जब से प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू हुई, जब ये -25 लाख से 15 लाख प्लस में आए, तो ये कब की बात है? 2020 की? 19-20। 19-20। हाँ।
तो 19-20 से आज तक कितना कमा चुके हो स्टॉक मार्केट से? अगर हम कहें कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो मैंने दिखाया भी है, क्योंकि हम तो ब्रोकर्स के साथ काम करते हैं, पार्टनर भी रहते हैं, तो उनके लिंक भी मैंने काफ़ी शेयर किए हैं, बताया, क्योंकि एक्सेल शीट भेजता है ब्रोकर। तो लास्ट ईयर जो अपना था फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 4, धन में मैं ट्रेड करता हूँ, तो उसका टोटल मेरा ब्रोकरेज था 11.7 CR। जो ब्रोकरेज से आपको रेवेन्यू आया है? नहीं, खर्चा। प्रॉफिट, P&L। P&L। अच्छा, ब्रोकरेज मेरा का आपने नेट, बोला। मैंने कहा कि जो धन में ट्रेड करता हूँ ना हाँ। मैं, तो धन का मेरा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट था पिछले साल का, वो 11.7 करोड़ का था। अच्छा। उसके पहले जो मैं ट्रेड करता था वो करता था मैं एंजल में, तो वहाँ पे मेरा टोटल P&L था, उसके बारे में मैंने शेयर की वीडियोस बनाए हैं मेरे चैनल पे। उसमें 5.3 था नेट अपना टोटल उसके पहले फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट। तो ये 2 साल का, अगर आप सिर्फ 2 साल 16 का करोड़ गिने हो गया। तो करीब 16-17 करोड़ का प्रॉफिट आपका 2 साल का हुआ। और उसके अच्छा। पहले भी ऐसा, मतलब इट वाज नेवर लाइक कि, लेकिन उसके पहले जो था वो भी बहुत था। और इस करंट जिसे बोलते हैं YTD, YTD till फ्लैट day, फ्लैट चल रहा है, अभी फ्लैट है YTD फ्लैट चल रहा है। इस साल में, इस साल भारी जंग चल रही है। और मैं ये भी कहूँगा लोगों को इस वीडियो के थ्रू कि ये जो साल है ना, ये सर्वाइव कर गए। देखो इस साल में क्या क्या हो रहा है। इस साल RBI चिंता में है, फाइनेंस मिनिस्टर चिंता में है, सेबी चिंता में है, NSE सबको चिंता है। लेकिन मैंने क्या कहा, छोटे लोगों का पैसा ऐसे ऐसे करके सारा मार्केट ले जाने के लिए इस फेज में चल रहा है। सो बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है। हमारे जैसे बड़े बड़े ट्रेडर्स स्ट्रगल कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन क्योंकि हमने पहले बहुत अच्छा किया है, कम नहीं किया, मतलब 16-17 करोड़ सिर्फ 2 साल में P&L होना बहुत बड़ी बात है। उसमें टैक्स भी काफ़ी कुछ देना पड़ता है, लेकिन स्टिल अब अगर हम करोड़ 2 करोड़ माइनस में भी चले गए, हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग अब उस दौरान लॉस में थे और अब प्रॉफिट होने की कोशिश कर रहे हैं और अब और लॉस करते जा रहे हैं, उनको सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, दिस ईयर नवंबर दिसंबर तक स्लो डाउन करिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए, क्योंकि ये दौर थोड़ा सा है अलग। मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा इस बात को। जी, इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल से अब तक में आपका कहने का मतलब ये है कि देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉफिट इन ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन मतलब नेट प्रॉफिट होगा, लेकिन इट इज लाइक फ्लैट आई कैन से फ्लैट टू 50 लाख मैं प्रॉफिट नहीं कहूंगा कि हम इतने वॉल्यूम से ट्रेड करते हैं और उसमें हम 50 लाख कमाएं, तो आई विल नॉट कॉल इट एज ए प्रॉफिट, बिकॉज बेंचमार्क इतना हाई अगर कर मान दिया लो है। 10 लाख से ट्रेड कर रहे होते तो 10 लाख के हिसाब से आज प्रॉफिट कितना है? 50,000। 50,000। तो दैट इज नेग्लिजिबल, 0.5%। मैं वही कह रहा हूं कि तो मैं अब सिर्फ लोगों को जी ये समझाना चाह रहा हूं, जो मैं ये बार बार ये जी रिपीट कर बिल्कुल रहा हूं, कि अगर आप एक बायर हैं, आप लॉस में नहीं हैं, फ्लैट हैं, और आपका अगर पैसा नहीं बना या आप फ्लैट में बंद हो गए, तो घबराओ मत, यू आर लकी, यू आर लकी, यू आर प्रॉफिटेबल। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी समझने वाली बात है कि जब सुपर ट्रेडर लक्ष्य, जो कि 15-16 करोड़ से ट्रेड कर रहे हैं, और पूरा साल इन्होंने इस साल में कोई पैसा नहीं बनाया, क्योंकि इनका भी कहना यही है कि स्पाइक्स बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। तो आप लोग सोचिए, यदि आप लोगों ने पैसा नहीं बनाया, कोई बहुत ज़्यादा मेजर पैसा खोया नहीं है, एट पार हैं, या आप लोग बहुत थोड़े ग्रीन में हैं, तो देन प्लीज़ कंसिडर योरसेल्फ लकी। क्योंकि जो हमारे आज गेस्ट हैं सुपर ट्रेडर लक्ष्य, और ये सुपर का खिताब इन्हें मैंने नहीं दिया, इनको खिताब आप सब लोगों के प्यार ने और जनता ने ही दिया है, और तभी ये सुपर ट्रेडर लक्ष्य बने। क्योंकि अभी तक हम लक्ष्य की स्टोरी सुनते आ रहे थे, और लक्ष्य से सुपर ट्रेडर लक्ष्य का जो कन्वर्जन था वो हमने समझा। तो आप लोग ये मत सोचिए कि थोड़ा प्रॉफिट है, नो प्रॉफिट है, या एट पार भी हैं और कैपिटल बची हुई है, तो भी आप अपने आप को अच्छा समझें, और ये समझें कि आप एटलीस्ट प्रॉफिट में हैं, क्योंकि आप उन लोगों से भले हैं जो लॉस में और मैं गर्द में गिरते एक जा और रहे चीज हैं। बोलूंगा, मैं एक और चीज बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट। जी, आपको मेरे पिछले साल का मैंने प्रॉफिट बताया 11 करोड़। 11.7 करोड़। जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उस प्रॉफिट के बीच की जर्नी इट वाज आल्सो वेरी टेरिबल। रोलर कोस्टर रोलर राइड थी। कोस्टर नहीं, टिल आई थिंक अक्टूबर सितंबर, टिल सितंबर आई वाज जस्ट इन 1 to 1.5 CR प्रॉफिट, ओके। एंड फर्स्ट 6 महीने में इन द फर्स्ट 4 month आई वाज इन माइनस, करीब करीब 1.25।
तो मुद्दा ये नहीं कि 11.7 है, मुद्दा ये कि 11.7 ऐसा नहीं था, मुद्दा था कि उसके पीछे वही एक गड्ढा था, रोलर कोस्टर था। और जब आप गिर के रिकवर करते हो तो उतना ही मुश्किल होता है, आपको फिर नए बदलाव लाने पड़ते हैं। मैंने बदलाव लाए, और अभी भी मैं कह रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं तो अपने आप को क्या बिलीव दिलाता हूँ पता है, मैंने अपने पूरे ट्रेडिंग करियर के लास्ट के 4-5 साल में पैसे बनाए। मैं ट्रेडिंग में 15 साल से हूँ, 14-15 साल हो गए, तो मैं लास्ट के फेज में बनाया ना, ये साल भी है, अभी कितने महीने बचे हैं, 6 महीने, निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। पिछले साल भी मैंने यही चीज की थी। तो अपने आप को बिलीव दिलाओ, पैसे के पीछे मत भागो, पैसा आ जाएगा, लेकिन बिलीव रहेगा तो ठंडे दिमाग से सोच पाओगे, सो पाओगे, काम कर पाओगे, और स्ट्रैटेजी को बदलाव कर पाओगे। मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है मुझे क्या करना है अगले 6 महीने। हो सकता है अगले 6 महीने में फिर आपके सामने 10 करोड़ प्रॉफिट के साथ खड़ा रहूं, क्योंकि पिछले साल अगस्त के दौरान यही टाइम था, मैं माइनस से प्लस में आया था 50-60 लाख। आई थिंक मैंने कुछ दोस्तों से भी बताया था कि भाई मैं आ चुका हूं अब प्लस में, बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है बंद कर दूं। आप मानोगे नहीं, मैं बंद करने वाला था अगस्त में, क्योंकि वो माइनस का दौर इतना टॉर्चरस होता है ना कि हम गिव अप करने के मूड में आ जाते हैं। लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं समझ गया था कि देखिए मार्केट कैन बी टफ। क्यों नहीं मान रहे हो यार, मार्केट बहुत बहुत ताकतवर चीज है, हम लोग कुछ नहीं, तुच्छ प्राणी है, और अगर हम इसमें जीत रहे हैं तो ये हमारी मेहनत है, हमारी लगन है, हमारी ऑब्जर्वेशन है। और हर साल आपको अपनी ऑब्जर्वेशन में बदलाव लाने हैं, इस साल भी ले आएंगे, रिजल्ट आएंगे, क्यों कैसे नहीं आएंगे। बस ये है कि हिम्मत नहीं हारनी है और गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि कैपिटल है तो रिकवरी हो जाएगी। कैपिटल भी उड़ा दिया फालतू की गलतियों में तो फिर कहां से लाओगे पैसा, लोन लोगे। लक्ष्य जी, जैसे आप एक पब्लिक फिगर हैं एट प्रेजेंट, तो आपको लोग बहुत ट्रॉल भी करते होंगे, तो जैसे यूट्यूब पे, ट्विटर पे, आप उस चीज को कैसे ओवरकम करते हैं? देखिए पहली चीज है कि मैं जानता हूँ मुझे ट्रोल क्यों करते हैं, क्योंकि मैं दिखता बहुत सिंपल हूँ। मैं रोड पे घूमता रहता हूँ, कोई मेट्रो में मुझे मिल जाता है, दिल्ली आता हूँ तो इंदौर में ऐसी स्कूटी से घूमता हूँ, कार कभी कभी निकालता हूँ, तो लोग सोचते हैं ये आदमी कैसे कमा सकता है इतना। तो एक्चुअली वो ये मुझसे नहीं पूछ रहा है, वो आईने में देखते हुए पूछ रहा है मैं कैसे कमा सकता हूँ इसके जैसा। नहीं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। तो उसे हमारी सोसाइटी में एक्चुअली सिखाया नहीं गया सक्सेस को रिस्पेक्ट करना। हमारे यहाँ सिखाया नहीं गया कि कोई सक्सेसफुल आदमी है वो आपको बना सकता है अपने माइंडसेट को देखकर। अगर ये सिखाया गया होता ना तो वो लोग ट्रोल नहीं अप्रिशिएट कर रहे होते, और वो लोग हमसे ये सवाल पूछते कमेंट में, भाई कैसे किया हमें भी बताओ। ट्रोल मुझे करते थे लोग, लेकिन जब मैंने प्रूफ दिखाए, वेरीफाइड पीएनएल दिखाए, धनाधन दिखाए, मैंने दिखावा बीच में फिर अभी कुछ महीनों से बंद कर दिया। उसका कारण यही था कि मार्केट इज वॉलेटाइल, आई एम फोकसिंग ऑन माई ट्रेड, मुझे ट्रेडिंग करनी है, मेरा पैसा मुझे बनाना है, कमाना है, जो करना है, किसी का क्या जाएगा। और मुझे ये रियलाइज हुआ दिखावा करने से गलत इंप्रेशन भी पड़ता है, लोग थोड़ी भड़कते हैं और ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं, तो वो भी एक चीज है। तो मैंने सोचा कि यार लोगों को सही बात बताओ, प्रॉफिट कम दिखाओ, लेकिन प्रॉफिट नहीं दिखाओगे तो बोलेंगे दिखाओ तुमने कमाया कि नहीं वो कमाया। आपकी क्रेडिबिलिटी पे फिर क्रेडिबिलिटी पे सवाल करते हैं, और हैं। दिखाओ तो बोलते हैं दिखावा करते हो। तो बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे, मैं कोशिश ये करता हूँ मैं अपना काम सच्चाई से करूँ, ईमानदारी से करूँ, और मैं उनको अपना भाई मानता हूँ, सबको, सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, इस तरीके से गाइड करता हूँ। मैंने कभी भी पढ़ के सोच के कुछ नहीं बोला, मैंने वही बोला जो मेरे दिल में था, जो मेरी सच्चाई है, जो मेरी कहानी है। और मैंने पैसा बनाया तो मैंने लोगों को दिखाया। अब किसी को अगर सफल बनना होगा तो मानेगा, नहीं बनना होगा तो नहीं मानेगा। सबको तो बना नहीं सकते, 90% वैसे भी सेबी कहती है फेल होते हैं, और दुनिया में ये भी कहा गया है कि 80% लोग तो वैसे भी दुनिया में मीडियोकर लाइफ ही जीने वाले हैं, 20% अच्छी लाइफ जीने वाले हैं, तो सारे तो वैसे भी नहीं आने वाले हैं ना टॉप पे। तो जिनको बॉटम में ही रहना है वो ऐसे बात करते हैं, और वही मेनली ट्रोलर होते हैं। तो आपने उनकी नाकामयाबी होती है, जो नाकामयाबी को बोलती है, छुपाने का यस। तरीका है दूसरों को बस। नीचे खींचना। तो आपका मेजर मनी स्कैल्पिंग के थ्रू ही बना है, स्कैल्पिंग, यस। और स्कैल्पिंग स्विंग दोनों। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप बहुत बड़े कैपिटल से करते हैं तो आप स्कैल्प नहीं कर पाओगे, नहीं कर क्योंकि पाओगे, हाँ। 20-30 पॉइंट में तो आप इम्पैक्ट जो होता है ना एग्जिट का, वही 5 रुपए का हो जाता है एग्जैक्टली प्रीमियम वही में। मेरा क्वेश्चन तो था, हाँ। तो क्या होता है, थोड़ा सा स्विंग हम ज्यादा जाते हैं, बड़े पॉइंट पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कैपिटल मान लो, अब मैं जैसे 1 करोड़ की बाइंग करता हूँ, 50,000 क्वांटिटी नॉर्मली मेरी 40-50,000 पहुंच जाती है कई बार, लेकिन नॉर्मली 20-25 एवरेज रहती है। तो जब मैं 10,000-15,000 से करता हूँ तो फट से स्कैल्प हो जाता है। लेकिन जब मैं 50,000 से करता हूँ ना, तो एंट्री करने में ही 4 बार ऑर्डर चेंज करने पड़ते हैं, एग्जिट करने में भी सेम प्रॉब्लम। तो इट कैन नॉट बी स्कैल्पिंग विथ ह्यूज कैपिटल। लेकिन मुझे पता है मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स जो अपने को देख रहे हैं वो बहुत बड़े कैपिटल 10-15 लाख एवरेज होंगे, तो वो लोग कर सकते हैं स्कैल्पिंग, क्योंकि मार्केट में उतनी लिक्विडिटी भी होनी चाहिए हमारे ऑर्डर्स को लेने की। तो स्कैल्पिंग इज पॉसिबल,
विथ 10 to 15 लाख अप टू 50 लाख 50 लाख तक भी स्कैल्पिंग इज पॉसिबल। उसके ऊपर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अब जैसे आप स्विंग ट्रेड लेते हैं तो स्विंग ट्रेड आपके कितने दिन तक रहते हैं मैक्सिमम? इंट्राडे ही रहते हैं, इंट्राडे ही लेकिन रहते मैं हैं? बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करता हूँ कि मुझे बड़ा मूव या बड़ा ब्रेकआउट पकड़ना है, बड़ा ब्रेकडाउन पकड़ना है, ना कि छोटे मूव्स के चक्कर में रहता तो हूँ। क्योंकि वो मूव आप कैसे पकड़ते हैं? स्कैल्पिंग तो हमें समझ आ गई कि एकदम मोमेंटम लिया जो और चीज मैंने निकल आपको गए। समझाई कैंडल का स्ट्रक्चर 5 मिनट में, वो चीज मैं 15 मिनट में देखता हूँ। क्योंकि जब बड़ा कैंडल क्या है, बड़ा कैंडल मीन्स 15 मिनट की लड़ाई, और 15 मिनट की लड़ाई में बड़े वॉल्यूम्स आते हैं। 15 मिनट में वो बड़े वॉल्यूम्स में एफआईआई का भी अच्छा रोल होता है। बीच में एक आध तो कोई भी लोकल आदमी भी एक आध ऑर्डर मार दिया, 100 करोड़ वाला आदमी भी, तो वो भी बना सकता है कैंडल। लेकिन जब आप 15 मिनट तक देख रहे हो ना, तो आप देख रहे हो कि वो एक अच्छी फाइट हुई है बुल्स बियर्स की, और उसके बाद वो कैंडल बना है। और अगर 15-15 मिनट के आप कैंडल देख रहे हो, मतलब 3, 4, 5, 6 कैंडल, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है आपके इंडिकेटर्स के हिसाब से कि भाई रेजिस्टेंस से पलटा है, काफ़ी फाइट हुई है, इन्वर्स हैमर्स बनाया, अपर विक्स बनाया है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर देखा 15-15 मिनट में, और फिर उसके बाद जब मार्केट ने डिसीजन लिया तो हमने डिसीजन लिया कि अब इसको पकड़ते हैं। तो होता क्या है कि आजकल तो ऐसा हो गया है कि जब वो ब्रेकडाउन हुआ तो एक झटके में ही 150 पॉइंट मारता है। लेकिन ये थोड़ी सी निगेटिव है हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग एंट्री नहीं ले पाते टाइम पे, तो हमें पहले से ही घुस के बैठना पड़ता है एक एंटिसिपेशन में कि किधर जाने वाला होगा। तो उस केस में भी सेम लॉजिक लगाता हूं कि विक्स, वो शैडोज किधर बन रहे हैं, अपर विक, अगर अपर विक या लोअर विक बन रही, विक कहाँ बन रहे हैं, और बड़े कैंडल के इमीडिएटली बाद क्या बड़ा कैंडल बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्योंकि अगर बड़ा कैंडल रेड बना और उसके अगला जो है छोटे 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 ग्रीन बन रहे हैं, इट मीन्स दैट बियरिश मूव वाज मोर इम्पैक्टफुल देन दैट बुलिश मूव। वो खरीदेंगे, उसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इम्पैक्ट उसका है। तो आई बिलीव इन द स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल, क्योंकि स्ट्रेंथ इज स्ट्रेंथ। आरएसआई हम लोग फॉलो करते ही हैं। व्हाट इज दैट? स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में जब डाइवर्जेंस आता है उसका मतलब क्या था? उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ थी, इसमें कम है, यही कहते हैं ना। तो कंपेरेटिव ऑफ स्ट्रेंथ है, कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ इज ऑल अबाउट कैंडल। तो कैंडल्स को देखना बहुत जरूरी है। मैं इंडिकेटर लगाता हूं, लेकिन मैं इंडिकेटर से ऊपर उठ चुका हूं, क्योंकि मैं इंडिकेटर को लगाता हूं कि हाँ अब तो आ गया रेजिस्टेंस पे, लेकिन रेजिस्टेंस पे आने के बाद भी घंटों बाद वो चेंज करता है अपनी डायरेक्शन। तो आपने बताया कि आप कैंडल्स की स्ट्रेंथ देखकर आप स्विंग ट्रेड लेते हैं बेसिकली। तो लक्ष्य जी, मेन प्रॉब्लम लोगों की क्या आती है कि उन्होंने एंट्री ले ली। जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आप एक बार एक प्रॉफिट देख लेते हैं, उसके बाद जब वो प्रॉफिट थोड़ा भी कम होता है तो आपको ये डर लगता है कि ये पूरा ही वैनिश ना हो जाए। तो उस पे आप कैसे वर्क करते हैं कि अगर आपका सिस्टम है, आपने उसमें करा, तो आप पूरा उसे एक तरह से आगे तक राइड कर सकें प्रॉफिट को? देखिए, प्रॉफिट, मैंने क्या कहा, मेरी पूरी स्टोरी और मेरी सोच है अबाउट कि बीइंग हैप्पी विद प्रॉफिट। प्रॉफिट को जब राइड करना है ना, तो हमेशा उसका एक कीमत होता है। वो कीमत कितना देना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है आप कितना राइड कर सकते हो। मैं नॉर्मली अपने प्रॉफिट की कीमत लॉस में नहीं जाने देता, और अगर मैं वेट करता हूँ तो फिर मैं रेडी हूँ कम से कम 5% ऑप्शन बाइंग में देने के लिए। क्योंकि आप बोलो नहीं मैं तो कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर वो काम नहीं करती ऑप्शन बाइंग में वो चीज़। आजकल के कैंडल्स आपने देखे हैं 50-100 पॉइंट बहुत कैसे बनते स्पाइक्स बहुत हैं, हैं स्पाइक्स आजकल, बहुत बहुत आते हैं। हैं, वो स्टॉप लॉस उड़ जाते हैं, नहीं बचते। तो पहली चीज़ है, सिस्टम में मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, लेकिन हाँ बिल्कुल रेडी रहता हूँ एग्जिट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं एग्जिट कर, मैं इग्नोर, अगर मेरी पोजीशन चल रही है 40,000 क्वांटिटी, मैं बोलूँगा अरे छोड़ो बाद में देखूंगा, ऐसा नहीं। आई एम ऑलवेज अटेंटिव, आई एम ऑलवेज की एक बटन में मैं पूरा कर सकता एसएल हूँ। आप लगा के नहीं रखते नहीं हैं? रखता हूँ, मैं सेल लगा के नहीं रखता। सामने से आप एग्जिट करते सामने हैं? से मैं एग्जिट करता हूँ, जो है तो है। अब कई बार ऐसा होता है कि यार मैंने टारगेट भी नहीं लगाया था और बहुत अच्छा स्पाइक मिल गया, बहुत अच्छा प्रॉफिट बन गया, लगा दिया होता तो मेरी सोच थी कि यार 30 रुपए देगा, देख के चला गया 150 रुपए। तो ये भी होता है। देखिए दोनों है ना। और दूसरी चीज क्या है, कई लोग बोलेंगे यार इस तरीके से तो नेट तुम प्रॉफिट शायद नहीं बना पाओगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या बड़े लॉसेज होंगे। मैं सिंपल बोलता हूँ, मैं कैपिटल बढ़ाता नहीं। अगर मैंने 10 में से 8 बार प्रॉफिट कमाया है, वो पूरा प्रॉफिट बाहर है, तो नेट जो बाहर है वो सेफ है, जो अंदर है वो रिस्की है। अगर 50 लाख में मैंने 40 लाख बना लिया है, तो 40 लाख तो पहले से ही बाहर है। मेरा रिस्क कितना है? 10 लाख का। तो मैं 10 लाख से ज़्यादा कहाँ कमा रहा हूँ? लेकिन तुम जो कर रहे हो, कैपिटल बढ़ाते जा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो, खेल बढ़ाते जा रहे हो, स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाते जा रहे हो, तो एटलीस्ट मेरे को ये पता है ना कि मेरा जो बाहर है वो तो सेफ है। बैंक थोड़ी ना ट्रेड कर लेगा मेरे पैसे से, वो तो सेफ है। तो आई एम ऑलवेज ए बिलीवर कि पैसा जो बैंक में है वो सेफ होना चाहिए। ट्रेड कोई सेफ नहीं होती। ब्रोकर उड़ गया तो हो सकता है ना गायब हो जाए ब्रोकर। तो पॉइंट इज कि यू हैव टू ऑलवेज थिंक कि मनी मैनेजमेंट फॉर मी इज कि पैसा इन द बैंक जो मेरे को पीछे से जैसे कहते हैं ना, हाँ अच्छा सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट अच्छा है।
वो सपोर्ट मेरे को मेरा बैंक देता है, मेरी जो चीज़ें हैं। और इस साल मैंने एक और बदलाव लाया, क्योंकि पिछला साल मेरा बहुत टर्मोइल वाला था, उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में कहीं बताया नहीं है, कभी होगा मौका मिलेगा शेयर करेंगे। बट इट वाज आल्सो लाइक वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज जो मैं शेयर करूंगा। जैसे 60 लाख से 14,000 की लोग बात करते हैं, उससे भी बड़ी स्टोरी है, क्योंकि इट वाज इन करोर्स, बट इट वाज आल्सो सिमिलर एंड इट वाज आल्सो विथ गड्ढे में जाके ऊपर। आसमानों को छुआ था उसने। तो स्विंग ट्रेड में आपने बताया, जो भी आपने अभी बताया, मान लीजिए ऑप्शन का प्राइस नीचे आ गया है, तो डू यू सजेस्ट टू एवरेज और नॉट? देखिए, अगर ऑप्शन का प्राइस, मान लीजिए सबसे पहली चीज़, ऑप्शन का प्राइस जो भी है वो बड़ा होना चाहिए, इन द मनी, एट द मनी, उससे आउट ऑफ मनी बहुत ज़्यादा जाता नहीं मैं। अब अगर ऑप्शन प्राइस आपने 250 रुपये का लिया है और वो आ गया आपका 200, ठीक है, तो क्या आपने सोचा था कि वो 200 रुपये पे आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि मैं सोच के चलता हूँ कि मैंने 200 250 पे लिया है, लेकिन मुझे लगता है यार अगर जल्दी लिया होगा तो ये 200 तक आके पलटेगा। अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल हाँ, रहा है? क्योंकि क्या होगा ना, देखिए ऑप्शन तो डिके भी हो रहा है ना, हम्म, तो लेवल सेम है, ऑप्शन 250 वाला 200 आ गया, सेम लेवल पे आ सकता है। लेकिन मेरा पॉइंट क्या है, क्या मार्केट ने, इंडेक्स ने मुझे गलत साबित किया या गलत साबित करने की हरकत की इन टर्म्स ऑफ कैंडल्स? तो अगर मैं गलत नहीं हो रहा हूं, जब तक मार्केट मुझे गलत साबित नहीं कर रहा, मैं गलत नहीं मानता। ऑप्शन प्रीमियम भी इंडिकेट करता है कि आप गलत हो, लेकिन कई बार ऑप्शन प्रीमियम डिके होते हैं, नॉर्मली 10-20 रुपए तो आपके वैसे डिके हो जाते हैं। हैं। लेकिन क्या इंडेक्स ने मुझे गलत साबित किया? ये सवाल हमेशा अपने आप से पूछो। आप बोलोगे यार गिर नहीं रहा है, लेकिन उठ भी रहा है क्या? उठ भी नहीं रहा है। अगर गिर भी नहीं रहा है, उठ भी नहीं रहा है, तो आप गलत कहाँ हो? आप तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट के शिकार हो गए ना। क्या आप फ्यूचर में होते तो आप गवाते पैसे? नहीं। क्या आप ऑप्शन सेलिंग में कॉल सेल करते तो गवाते? नहीं। बिल्कुल नहीं। तो गलत कहाँ हो आप? इंस्ट्रूमेंट की गलती है ना, यहीं पे सारा खेल है। दोस्तों, मैं एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहता हूँ और फिर हम इस चर्चा को विराम देंगे इसके बाद, क्योंकि हमने बहुत समय ले लिया जी आपका। जी आज हम बैठे हैं 26 अगस्त को। जी आज की मार्केट में एक बड़ी, जिसे कहते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड मूव आई। मूव क्या आई, मतलब एक अनप्रेसिडेंट बिहेवियर शो हुआ। सुबह बाजार में जो एटीएम की पुट थी वो 216 की थी, जब सुबह 9:30 बजे मैंने देखा। बाजार वहां से 100 रुपए गिर गया, मतलब 100 पॉइंट स्पॉट गिर गया, फ्यूचर भी गिर गया, लेकिन वो पुट 216 की 216 ही रही, उसमें मूवमेंट नहीं आई। जबकि हमने चार्ट देख के पुट बाय करी। तो ऐसा क्यों हुआ कि वो पुट वहीं की वहीं खड़ी रही, और जबकि बाजार तो 100 पॉइंट गिरा? हाँ, तो यहाँ पे रिसेंटली में आपको पता चला होगा, जो हमारे यहाँ के ऑप्शंस प्राइस हैं वो हमारी स्पॉट पे डिपेंड नहीं करते। दे आर नॉट लिंक्ड विद द स्पॉट, लिंक्ड। उनका मूवमेंट डिपेंडेंट है, लेकिन देयर इज नो डायरेक्ट लिंकेज। ये अलग चल रहे हैं, वो अलग चल रहे हैं। आपने सेंसेक्स की एक्सपायरी में कई बार देखा होगा, इन द मनी वाले प्रीमियम जीरो हो जाते हैं। 100 पॉइंट इन द मनी 5 रुपए चल रहा है। भाई थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है ना, नहीं है, ये तो पॉसिबल लेकिन नहीं होता है। तो ये है अपने यहाँ सिस्टम। तो तो पहली इसका चीज, मतलब हर एक ऑप्शन जो भी ट्रेड हो रही है वो इंडिविजुअल वो अपना इंडिविजुअल है, उसका फिर इंडिविजुअल मतलब है, स्पॉट और उसका उससे कोई मतलब ही नहीं है। डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। एक रेफरेंस पॉइंट है, लेकिन डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। उसका लिंकेज फ्यूचर से है, लेकिन डायरेक्ट लिंकेज कि आप वो हिला तो ये हिलेगा, ऐसा नहीं। नहीं तो फ्यूचर भी 100 पॉइंट गिरा आज, लेकिन वो 216 की हाँ, 216 ही खड़ी अब रही। सुनिए, यहाँ पे ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में हमेशा आपको याद होगा, ऑप्शन फटती है तो उसके पहले उसको सप्रेस किया जाता है, बिग मनी द्वारा सप्रेस किया जाता है, बिकॉज दे वांट टू बाय व्हेन यू आर सेलिंग एंड दे वांट टू सेल व्हेन यू आर बाइंग। आपने खरीदा हाई पे, तो आपने तो पुट देखा, कॉल की हालत आपने देखी, कॉल भी डिके हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि कॉल तो वैसे भी वो गिरा तो वो तो होगी, पुट हिली नहीं, नेट नेट दे आर इन प्रॉफिट, दोनों प्रीमियम सप्रेस कर दिए। अब एक्सपायरी मंथ है, मतलब एक्सपायरी वीक है मंथ का, तो दिस इज द बेस्ट टाइम व्हेन बिग मनी वांट्स टू मूव इन वन साइड। फॉर मूविंग इन वन साइड एंड टू मेक ह्यूज मनी, दे हैव टू बाय ऑप्शंस। तो ऑप्शन में गेम खेलेंगे, और अगर आप डेटा भी देखेंगे तो दे आर बाइंग ऑप्शंस। इनफैक्ट जो रिटेलर है वो ऑप्शन सेल करके बैठा है, कॉल भी और पुट तो बहुत सारी। और एफआईआई ने क्या कर रखा है, पुट ज्यादा खरीदा है, कॉल कम खरीदा है। तो ये हो सकता है कि वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं कॉल पुट दोनों, रिटेलर को बोल रहे हैं कि हाँ हाँ तुम सही जा रहे हो, तुम सही जा रहे हो, तुम और सेल करो इससे पहले कि हम तुमको फाइनली बर्बाद करें। तो ये सारा गेम है, एक तरफ का पैसा दूसरी तरफ ले जाने के लिए, टू मेक पीपल बिलीव कि अरे यार ऑप्शन सेलिंग तो मक्खन पैसा दे रही है। कितने दिन, 2 दिन 3 दिन, और चौथे दिन सारा लेके चली जाएगी, और यही हो रहा है। दोस्तों,
जो आज ये रेफरेंस मैंने दिया है, इस डेट को नोट करिए, इस दिन का जाके चार्ट देखिए, ऑप्शंस का चार्ट देखिए, ऑप्शंस का रेफरेंस देखिए, क्योंकि ये बात एक बहुत बड़ी सीखने वाली है। मैं खुद सीख रहा हूँ। जी। तो लक्ष्य भाई आए हैं, इन्होंने बहुत कुछ बताया, बहुत इनसे हमें सीखने को मिला, बहुत इनकी जर्नी समझी, और मेरे को हालाँकि बहुत बार पहले मिल चुके हैं, जी। लेकिन हमें नहीं पता था कि इन्होंने इतना हार्ड टाइम भी देखा है। जी। क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं तो देन इट इज़ अ वेरी जॉली मोमेंट, यस। मिले, खाए, पिया, मौज ली, चले गए घर को। बिल्कुल। बट इट वाज़ वेरी पेनफुल जर्नी, और मैं समझता हूँ कि संघर्ष करके ही आदमी लोहा भी, जैसे कहते हैं, बिल्कुल। तब के ही बनता है। तो ये थी चर्चा लक्ष्य भाई के साथ, ये थी डीप टॉक लक्ष्य भाई के साथ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे और बोलेंगे फॉर एपिसोड 2, तो उसमें हम ये इनके साथ डिस्कस करेंगे कि 25 लाख से ये फिर डेट में गए और फिर 11 करोड़ कैसे कमाए। जो इन्होंने बोला कि वो भी एक स्टोरी है व्हिच ही कैन शेयर, लेकिन अब समय की माँग है कि इस चर्चा को विराम दिया जाए। तो मैं धन्यवाद दूँगा लक्ष्य जी जी, का। बिल्कुल। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। वेरी मच। थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा।